नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हमारा जो यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए का मैंने मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बना रखा है। आज इस मॉक टेस्ट का हम नौवां जो सेट है, इस नवे सेट को हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले बता देता हूँ कि अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी का 20 मॉक टेस्ट विधिवत तरीके से सॉल्व करना चाहते हो हिंदी या फिर अंग्रेजी भाषा में, तो आप मात्र ₹100 का पेमेंट करके आप टोटल 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो। विधिवत तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए रहेंगे। क्वेश्चन जो होंगे बिल्कुल सिलेबस के आधार पर होंगे और जो यूपी ट्रिपल एस सी का पैटर्न है, उसी के आधार पर यहाँ पर आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट बनाया गया है। 5 ऑप्शन होंगे, सभी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे और इसके अलावा हर सब्जेक्ट से जितने-जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सिलेबस के अनुसार, उतने-उतने क्वेश्चन ही उस सब्जेक्ट से दिए गए हैं। विधिवत तरीके से है, साथ में आपको जो ये 20 मॉक टेस्ट मिलेगा, उसका आपको साथ में वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। पहले उसको आप अटेंड करो, अटेंड करने के बाद प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से पता करो कि आपने जो सही किया वो कितना सही है और जो गलत किया वो कितना गलत हुआ और जो गलत हुआ वो क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। इन सभी गलतियों को ऐसे धीरे-धीरे कम करते हुए चलो और आपका जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में झंडे गाड़ दो। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर दिया गया ये जो व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर 9792771793 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके इससे रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वो प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा बेटा मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स भी लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये बिल्कुल अल्टीमेट है, तो सीधा-सीधा इसका काम भी यही होगा कि अगर आप इसको विधिवत तरीके से पढ़ लोगे, क्योंकि कम से कम इसमें आपको 6 महीने तो लगेगा ही लगेगा। अगर बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो 6 महीने से लेके 12 महीने के अंदर आपको ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। इसके अंदर आपको ये सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक विधिवत तरीके से पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर ये जो तमाम एग्ज़ाम हैं, इन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए इस पूरे कोर्स को बनाया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में यहाँ पर आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, जिससे आप आगे चलकर रिवीजन भी कर सकते हो। जो पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा उसमें थ्योरी और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं सभी चीज़ें हाइलाइटेड होंगी और इतने अच्छे तरीके से लिखा रहेगा कि आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर दिया गया ये जो क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र ₹1000 का पेमेंट करके आप इसको परचेज कर सकते हो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके इस कोर्स से रिलेटेड जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वो सभी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अमंग द मेजर रिवर्स ऑफ उत्तर प्रदेश व्हिच इज द रिवर whose origin is from the Fuller Lake गोमत ताल situated in the plain of the पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम पीलीभीत जिले के मैदानी क्षेत्र में स्थित फुलर झील, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको गोमत ताल भी कहते हैं, वहां से निकलता है। सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि गोमत ताल है, उस गोमत ताल से कौन सी नदी निकलती है। तो याद रखना बेटा कि लखनऊ से गुजरने वाली जो नदी है, जिसको हम गोमती नदी बोलते हैं, यही नदी गोमत ताल से निकलती है। ये कोई पहाड़ी नदी नहीं होती है, कोई माउंटेन या ग्लेशियर को पिघलने से नहीं निकलती है। ये गोमत ताल से निकलती है और ये जो गोमत ताल है, ये पीलीभीत जिले में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। समझ गए? ये कौन-कौन से जिले से अगर हम बात करें वो बहता है, तो याद रखना बेटा कि एक तो ये लखनऊ से बहता है। इसके अलावा बेटा ये जौनपुर जो है ना, जौनपुर से भी होके बहता है और इसके अलावा जो सुल्तानपुर है ना, सुल्तानपुर, इन मेजर जो इसके ज़िले हैं, यहाँ से ये गुज़रता है और इन इन सभी जगहों पर आपको मेजर सिटीज़ देखने को मिलती है। जैसे सुल्तानपुर जो मेन शहर है, वो गोमती नदी के किनारे है, जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे है और लखनऊ शहर भी आपको गोमती नगर के किनारे ही देखने को मिल जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिलेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ सेट्स फॉर शुगर केन प्लांटिंग। कह रहा है कि गन्ने की बुआई के लिए सेट्स के चयन और उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर हमको शुगर केन की प्लांटिंग करनी है, तो शुगर केन की बेटा जब हम प्लांटिंग करते हैं तो इसमें जो शुगर केन के जो गुल्ले होते हैं, उसका जो स्टेम होता है, उसी को हम तोड़ते हैं, मतलब काटते हैं, और उसको काट काट के हम टुकड़े बनाते हैं जिनको सेट्स कहा जाता है। उन्हीं सेट्स से संबंधित यहाँ पर हमें चीजें दी गई हैं, हमको बताना है कि आखिर इनमें से करेक्ट कौन सा है। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि सेट फॉर गुड एंड हेल्दी जर्मिनेशन शुड हैव ऑलवेज बीन obtained from 1 to 6th month old nursery crop, not from a ratoon crop। ये बात जो कही जा रही है बेटा, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि बेटा जो 6 से 8 महीने का प्लांट होता है, 6 से 8 महीने के प्लांट के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है। और बेटा जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी तो एनर्जी जल्दी से टूटेगा और जर्मिनेशन जल्दी होगा। अगर यहीं ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा ना होकर अगर सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा होती, तो पहले सुक्रोज ग्लूकोज में टूटता और फिर ये जो ग्लूकोज है, उसकी वजह से जर्मिनेशन होता, तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है, इसलिए जर्मिनेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। तो जो 6 से 8 महीने की नर्सरी के प्लांट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होते हैं। रटोन क्रॉप वाले जो गन्ने होते हैं, वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं अगर हमको उसको एक सीड के पर्पज़ से यूज़ करना है, सेट पर्पज़ से ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए यूज़ करना है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि जनरली 2 और 3 budded sets आर यूज्ड फॉर sowing which are treated with hot water at 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर बिफोर प्लांटिंग। कह रहा है कि जब हमको इसकी प्लांटिंग करनी होती है तो प्लांटिंग करते समय 2 से 3 बड के जो सेट होते हैं, 2 से 3 बड का सेट बोले तो बेटा इस तरीके से जो गन्ना होता है उसको काटा जाता है, और ऐसे यहाँ पर ऐसे 3 सेट इसके होते हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है। इसको मैं अगर डिटेल में बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। 1, 2 और ये 3 सेट हो गया। इसमें कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है जो इसके जो सेट्स में जो यहाँ पर नोड्स होती हैं, फिर नोड्स को देखोगे तो एक नोड यहाँ पर होगी, एक नोड यहाँ पर होगी और एक नोड यहाँ पर होगी। तो इसी को गुल्ले जिसको कहा जाता है, सेट्स कहा जाता है, इसी को जर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसप्लांटिंग मटेरियल के तौर पर। तो कह रहा है कि अगर हमको इसकी ट्रांसप्लांटिंग करनी है, बडेड सेट है, 2 से 3 बडेड वाले जो अगर सेट हैं, तो उनको हमें हॉट वाटर ट्रीटमेंट जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उससे 2 घंटे के लिए इसको प्लांटिंग से पहले ट्रीट करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, फंगस को मारने के लिए ये काफ़ी अच्छा मेथड होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। इससे जो फंगस के स्पोर्स होते हैं, वो सभी के सभी मर जाते हैं और हमारी जो फसल होती है, उसमें फंगस लगने का खतरा नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना कि लगभग 2 घंटे तक हमको 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में इसको रखना होगा। अगर इससे कम गर्म पानी होगा तो काम खराब हो जाएगा, और कहीं अगर पानी ज़्यादा हो गया, तो इसकी जो कलिकाएँ होती हैं, ये वाली कलिकाएँ, इन सबको वो डैमेज कर देगा। तो इस वजह से इन सभी चीज़ों को हमको बेटा बहुत ध्यान से देखते हुए काम करना होता है। समझ गए? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये भी बात सही है, यानी कि असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाउ इज़ द एड्रेस लोकेशन ऑफ ए सेल इनसाइड एन एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट डिनोटेड। कह रहा है कि कृषि सूचना विज्ञान में एमएस एक्सेल जिसको स्प्रेडशीट भी बोला जाता है, इसके अंदर जो सेल होती है उसका पता कैसे दर्शाया जाता है। कह रहा है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा A5 B6 इस तरीके से जो लिखा होता है, वो क्या होता है? ओनली बाय द रो नंबर, बिल्कुल गलत है। बाय रो एंड कॉलम लेटर, रो नंबर होता है और कॉलम लेटर होता है। ये बात जो कही जा रही है बेटा ये भी गलत है, क्योंकि उलट दिया गया है। जो कॉलम होता है वो नंबर में होता है, रो लेटर में होता है। बाय कॉलम एंड लेटर, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है बाय नेम ऑफ द वर्कबुक, नेम से भी नहीं होता है, कॉलम के लेटर से भी नहीं होता है।
तो होता कैसे है, कॉलम को लेटर से और जो रो होता है उसको नंबर से लिखा जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर बेटा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर थोड़ा-सा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हो गई है ऑप्शंस में। क्योंकि यहाँ पर देखो तो रो और नंबर लिखा है, यहाँ पर भी रो नंबर लिखा है और यहाँ पर भी कॉलम लेटर लिखा है और कॉलम लेटर लिखा है। तो इसमें थोड़ा-सा गड़बड़ ये हो गया है कि जो रो होता है, ध्यान से समझना जब हम स्प्रेडशीट की बात करते हैं, कुछ इस तरीके से बेटा ये स्प्रेडशीट होती है, ऐसे एक्सेल शीट दिख रहा होता है। यहाँ पर बेटा ABCD लिखा होता है और यहाँ पर 1, 2, 3 लिखा होता है। तो ये जो होता है बेटा इसको कॉलम कहते हैं और ये 1, 2, 3 जो होता है ये रो होता है। तो रो को नंबर होता है और कॉलम लेटर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ऑप्शन नंबर ए भी सही है। यहाँ पर बेटा ये दोनों के दोनों जो ऑप्शन हैं, ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं और अगर इस कंडीशन में एग्जाम में आता है, तो आपको हमेशा जो पहला वाला है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसी के साथ जाना होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि ड्यूरिंग द समर सीजन the highest temperature in the state is recorded in the बुंदेलखंड रीजन, आगरा, झांसी एटसेट्रा ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जो कह रहा है कि समर के सीजन में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है बुंदेलखंड रीजन में, ये रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये बात जो कहा जा रहा है बेटा ये बिल्कुल सही है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बेटा जो हवाएं चलती हैं, वो हवाएं जो आती हैं वो राजस्थान से होकर फिर इधर को आगे की तरफ बढ़ती हैं और इस वजह से ये हवाएँ बहुत ज़्यादा सूखी रहती हैं और जो बेटा ये शुष्क हवाएँ होती हैं, इनके अंदर आपको गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आगरा है, झांसी है, बुंदेलखंड वाला जो ये पूरा रीजन है, बांदा है, हमीरपुर है, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस प्लेट्यू रीजन में क्या कह रहा है, सिचुएटेड टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक चीज़ ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कर्क रेखा बोला जाता है, तो ये कर्क रेखा के आस-पास का रीजन होता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो कर्क रेखा के आस-पास की जगहें होती हैं, कर्क रेखा से और विषुवत रेखा के बीच वाली जो सभी जगहें होती हैं, वहाँ पर सन की जो लाइट पड़ती है वो डायरेक्ट पड़ती है। तो कर्क रेखा और इसके अलावा क्या है, विषुवत रेखा। तो कर्क रेखा और विषुवत रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर इसके बीच में। तो जब हम बात कर रहे होते हैं बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड के बाद फिर उसके बाद फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर राजस्थान का थोड़ा एरिया आएगा, फिर नीचे जाओगे गुजरात आएगा, मुंबई आएगा। धीरे-धीरे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते जाते हैं, सभी कर्क रेखा से नीचे जाते-जाते कहाँ पर पहुँच जाते हैं, विषुवत रेखा के पास पहुँचते जाते हैं और श्रीलंका के नीचे जब हम जाते हैं, तो वहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। और यहाँ पर सूर्य की जो प्रकाश की किरणें होती हैं, वो डायरेक्ट पड़ती हैं, इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और जो रीजन है ये असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर बेटा कुछ इंस्टीट्यूट दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी कुछ सिटीज़ दी गई हैं। हमको क्या करना है, इसको मैच करना है। सबसे पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कि वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो याद रखना, ये जो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ पर है बेटा? ये नोएडा में है। इसके अलावा यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च इसको कहाँ पर ये देखने को मिलेगा? ये बेटा है लखनऊ में। अगर कोई पूछे कि क्या कहते हैं उसको, अगर कोई पूछे कि चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो याद रखना कि वो कानपुर में है। इसके अलावा इंडियन उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट, तो टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट याद रखना बेटा, कानपुर की जो लाल इमली हुआ करती थी, वहाँ पर बहुत ढेर सारी कपड़े की मिलें हुआ करती थी, तो टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर में ही है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी यानी कि भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहाँ पर है? ये बनारस में है। तो ए किस पे चला जाएगा बेटा? ए चला जा रहा है थर्ड पर, तो ए थर्ड पर जा रहा है यहाँ पर। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, एक ही बार में बिल्कुल सही हो गया। कह रहा है कि व्हिच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंटर्स द प्लांट थ्रू द वाउंड मेड बाय द रेड कॉटन बग पेस्ट इन द कॉटन क्रॉप
व्हिच परमानेंटली स्ट्रेन द कॉटन फाइबर येलो और रेड। कह रहा है कि कपास की फसल में लगने वाले जो रेड कॉटन बग होते हैं, रेड कॉटन बग कीट द्वारा किए गए घाव, यानी कि कपास के पौधे में पहले जो रेड कॉटन बग होता है, वो क्या कर देता है, सबसे पहले तो वो घाव कर देता है, और घाव करने के बाद ये जो पैथोजन है उसके अंदर जाता है और कपास के जो रेशे हैं उनको पीले या लाल कलर में क्या कर देता है, दागदार कर देता है। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पैथोजन है। तो इसको याद रखना बेटा कि इस पैथोजन का क्या नाम है। इस पैथोजन का नाम है नेमाटोस्पोरा गोसिपी। क्या है? नेमाटोस्पोरा गोसिपी इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। ये क्या करता है, जब कोई रेड कॉटन जो बग है, ये रेड कॉटन बग जब किसी कपास के बॉल को डैमेज कर देगी, तो उस डैमेज वाली जगह से छेद कर देगी, तो उसी छेद से ये पैथोजन अंदर चला जाएगा और वहां पर जाकर ये फिर जो फाइबर जो बचे रहते हैं, उन फाइबर को पीले या लाल कलर का ये दागदार बना देता है, मतलब हमारा कपास खराब हो जाता है। कह रहा है कि इन एक्सटेंशन एजुकेशन व्हाट इज दैट स्पेसिफिक ग्रुप डिस्कशन मेथड कॉल्ड वेयर ए लार्ज ऑडियंस इज डिवाइड इनटू स्मॉल सब ग्रुप ऑफ 6 to 8 individuals to set together for a short time to discuss a problem also known as Phillips 66। कह रहा है कि प्रसार शिक्षा में उस विशिष्ट समूह चर्चा विधि को क्या कहा जाता है, जिसमें एक बड़े श्रोता समूह को किसी समस्या पर विचार करने के लिए छोटे उप समूहों में बांटकर थोड़े समय के लिए एक साथ बैठाया जाता है। सीधा सीधा कह रहा है कि अगर हमारे पास बहुत ढेर सारे लोग हैं और हमको कोई चीज एक्सटेंशन एजुकेशन का देना है, ग्रुप डिस्कशन कराना है, तो हम 6 से 8 लोगों का एक छोटा छोटा सा ग्रुप बना देंगे और उसके बाद शॉर्ट डिस्कशन उससे करवा के प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते हैं। तो इस मेथड को कहा क्या जाता है? ऑप्शन क्या-क्या हैं? यहाँ पर बज सत्र है, इसके अलावा सिम्पोजियम है, पैनल है, कार्यशाला है, सेमिनार है। तो बेटा सेमिनार में ग्रुप होता नहीं है, एक ही बार में सबका काम हो जाता है, वर्कशॉप में भी ऐसा नहीं होता है। पैनल डिस्कशन में बेटा केवल एक ही पैनल बनता है, उसमें ढेर सारे 6 से 8 के ढेर सारे ग्रुप नहीं बनते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। और सिम्पोजियम में भी ऐसा नहीं होता है, तो सही कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम हडल सिस्टम भी बोलते हैं। अगला क्या है? कह रहा है कि इन प्लांट जेनेटिक्स व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन in the case of complementary gene action or duplicate recessive epistasis। पादप आनुवंशिकी में पूरक जीन प्रक्रिया या फिर डुप्लीकेट रिसेसिव एपिस्टेसिस के मामले में F2 पीढ़ी का फिनोटाइपिक रेशियो कितना होता है। तो ध्यान रखना बेटा, इस कंडीशन में जब कोई डबल हाइब्रिड होता है, तो डबल हाइब्रिड में अगर कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन में एक चीज बहुत निश्चित होती है कि जब तक दोनों के दोनों आपको डोमिनेंट कंडीशन में नहीं मिलेंगे एक साथ, तब तक आपका वो डोमिनेंस दिखेगा नहीं। अगर इन दोनों में से कोई भी रेसेसिव हो गया, तो हमको वो उस करेक्टर का देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि वो फिर डोमिनेंट नहीं दिखेगा। तो इस चीज को आपको समझते हुए चलना है। तो फेनोटाइपिक रेशियो कितना हो जाएगा? फिनोटाइपिक रेशियो इसका बेटा 9:7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे कैसे होता है इसको मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है, कई बार अच्छे से समझा रखा है। कई बार बेटा एग्जाम में बच्चे गलती क्या करते हैं, अगर इस फिनोटाइपिक रेशियो के जगह पर अगर जीनोटाइपिक रेशियो लिख दिया जाए, तो याद रखना कि कोई भी डबल हाइब्रिड हो, अगर कोई भी डबल हाइब्रिड है और उसका F2 जनरेशन है, डाई हाइब्रिड है और उसका क्या है, उसका F2 जनरेशन है, तो वहां पर जीनोटाइपिक रेशियो जो होगा वो हमेशा हर कंडीशन में 9:3:3:1 ही होगा। इस चीज को याद रखना। बाकी फिनोटाइपिक रेशियो चेंज होता रहता है, तो इस चीज में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। समझ गए? अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन हॉर्टिकल्चर एंड फ्लावर अरेंजमेंट द आउटपुट शेप आउटलाइन ऑफ व्हिच स्पेसिफिक स्टाइल इज डिजाइन लाइक द इंग्लिश लेटर एस। इंग्लिश के लेटर एस की जरा एस की तरह जो होता है बेटा, उसको कहा क्या जाता है?
ये उद्यान विज्ञान में और इसके अलावा पुष्प सज्जा जो फ्लावर अरेंजमेंट होता है उसकी एक विशिष्ट शैली होती है। इसको लाइन ऑफ ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। कुछ इस तरह से होता है। आप लोगों ने तमाम जो पुरानी नर्तकियों की जो मूर्ति देखी होगी, कुछ इसी शेप में वो खड़ी रहती हैं। यहाँ पर कमर होती है, कमर पे मटकी होती है, कुछ इस तरीके से वो स्ट्रक्चर होता है। नटराज की भी मूर्ति आपको कहीं-कहीं पर भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजाते हुए इस तरीके की मूर्ति आपको देखने को मिलती है। तो ये सभी याद रखना कि ये सभी बेटा किस किस तरीके का होता है। ये होता है बेटा होगर्थ कर्व की तरह। मैंने हॉर्टिकल्चर में इस चीज़ को पढ़ा रखा है। कह रहा है कि इन एनिमल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यूरिया ट्रीटेड ड्राई फॉडर शुड एब्सोल्युटली नॉट बी फेड टू calve below what is to prevent फेटल टॉक्सिसिटी। कह रहा है कि पशु पोषण के संबंध में यूरिया से उपचारित सूखा चारा कितनी उम्र से कम के बछड़ों और बछियों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कई बार क्या होता है बेटा, कई बार दूध का उत्पादन और दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो नाइट्रोजन होता है वो यूरिया के माध्यम से भी जानवरों को देने का प्रचलन है। बहुत कम मात्रा में दिया जाता है, लेकिन ये जो बड़े जानवर होते हैं, जो दुधारू जानवर होते हैं, केवल उन्हीं को दिया जाता है, सबको नहीं दिया जा सकता। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो बछड़े हैं, उनको कितने उम्र से कम के जो बछड़े हैं, उनको हमें कभी भी यूरिया से ट्रीटेड कोई भी सूखा चारा नहीं देना चाहिए। तो ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इस वजह से किया जाता है क्योंकि बेटा जो छोटे जानवर होते हैं, उनका रूमन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। वो जुगाली करना बहुत अच्छे से नहीं सीखे होते हैं और इसके अलावा टॉक्सिसिटी वो झेल नहीं पाएँगे, तो उनका फेटल टॉक्सिसिटी हो जाएगी। कहने का मतलब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये नुकसानदेह होता है। तो कितने उम्र से कम होंगे? उनको बेटा 9 महीने तक तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जब 9 महीने के बाद वो आगे बढ़ेंगे तो फिर दिया जाता है, लेकिन ये बहुत रिजिड कंडीशन में दिया जाता है क्योंकि अगर थोड़ी-सी मात्रा ज़्यादा हो गई तो जानवर को प्रॉब्लम हो जाती है। समझ गए बेटा यहाँ तक बात? अगर हमें हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है तभी इस कंडीशन में हम थोड़ा यूरिया मिलाकर देते हैं जानवरों को। इसी तरीके से जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा जब हम मछली पालन करते हैं तो मछलियों को भी थोड़ा-सा दिया जाता है। अगला क्या है? कह रहा है कि ड्यूरिंग सर्वेइंग व्हेन द ग्राउंड बिटवीन टू स्टेशन इज हाई लाइक ए हिल और माउंट एंड बोथ स्टेशन आर नॉट डायरेक्टली विजिबल टू ईच अदर व्हिच मेथड ऑफ रेंजिंग इज एडॉप्टेड टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि सर्वेक्षण के दौरान जब दो स्टेशनों के बीच में जमीन ऊंची जैसे पहाड़ या टीला हो तो दोनों स्थानों को एक दूसरे से सीधे दिखाई ना दे रहे हों तो सीधी लाइन खींचने के लिए जो रेंजिंग की कौन-सी विधि अपनाई जाती है? सीधा-सीधा कह रहा है कि जैसे मान लो हमारा एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, लेकिन बीच में यहाँ पर पहाड़ आ जा रहा है, तो हमको एक सीधी लाइन अगर खींचनी हो, रेंजिंग करनी हो तो कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर ये बीच में जो पहाड़ या पठार आ रहा है, वो हमारे विज़न को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। तो इस कंडीशन में बेटा क्या किया जाता है? इस कंडीशन में इनडायरेक्ट या फिर रेसिप्रोकल रेंजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाएगा? जैसे मान लो इसके कई तरीके हो सकते हैं, आप ऐसे थोड़ा-सा समझ लेना। जैसे मान लो यहाँ पर पहाड़ है, लेकिन यहाँ पहाड़ नहीं है, तो पहले इसकी इसकी इससे रेंजिंग कर लेंगे, फिर इसकी इससे रेंजिंग कर लेंगे। तो इसकी जब कर लेंगे, इसकी कर लेंगे, तो ये अपने आप हो जाता है। इस तरीके से किया जाता है, बाकी और भी तमाम मेथड होते हैं, उनसे हम ये कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस डाटा व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। एसटी की सबसे कम पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है उत्तर प्रदेश के, ये आपको बताना है। तो याद रखना कि इसमें बेटा जो बागपत डिस्ट्रिक्ट है, बागपत में जो एसटी की पॉपुलेशन है वो जीरो पॉइंट सॉरी बागपत में सबसे कम है। वैसे अगर बात किया जाए कि पूरे उत्तर प्रदेश में एसटी की पॉपुलेशन कितनी है, तो 0.6% आपको लगभग एसटी की पॉपुलेशन पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। टोटल पॉपुलेशन का लगभग 0.6% कौन है? एसटी हैं। और 20 दशमलव कुछ के आसपास 20.6 है, शायद 20.6 कैसे समथिंग कुछ है, आपको एससी की पॉपुलेशन देखने को मिल जाती है। समझ गए बेटा? अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमी व्हाट इज द रिकमेंडेड सीड रेट पर हेक्टेयर ऑफ ढैंचा फॉर ढैंचा जिसको सिंसवेनिया एक्युलाटा बोलते हैं, अ हाईली यूजफुल क्रॉप ग्रोन फॉर ग्रीन मैन्योरिंग व्हिच इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल
इन अबाउट 45 डेज। कह रहा है कि एक जो ढैंचा की फसल होती है जिसको ग्रीन मैन्योर क्रॉप के तौर पर उगाया जाता है और मात्र 45 दिन के बाद इसको मिट्टी में मिला दिया जाता है, इसकी सीड रेट कितनी होती है? तो याद रखना बेटा कि इसकी जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है? वो 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। इसको कोई बच्चा बता पाएगा कि इसको कौन से सीजन में लगाते हैं? ये जो ढैंचा है ये कौन से सीजन की फसल है? इसको किस मौसम में लगाया जाता है? यानी कि खरीफ में, रबी में या फिर जायद में? इसको आपको कमेंट में लिख देना है। कह रहा है कि इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग, if a flour mill bypasses middleman and open its own retail outlet to sell its product directly to the customers, what type of integration is this an example of the market structure? जैसे क्या होता है कि किसान गेहूं बेचता है, फिर वो किसान गेहूं बेचेगा, वो किसी बड़ी कंपनी में जाएगा, फिर वहां पर वो क्या करते हैं, उसको केवल पीसते हैं और उसकी ब्रांडिंग कर देते हैं, और ब्रांडिंग करके जो किसान से गेहूँ 20 रुपए और 25 रुपए किलो लिया गया है, फिर उसी आटे को वो 100 रुपए और 60 रुपए और 80 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं। केवल ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो अगर बीच में इन सभी मिडलमैन को हम हटा दें, किसान जो प्रोड्यूस कर रहा है गेहूँ, अगर वही एक छोटा-सा फ्लोर मिल लगा ले और वहीं पर वो अपना क्या कर ले, उसे वहीं पर अपना गेहूँ का पिसाई करे और उस वहीं पर क्या कर दे, वहीं से अपने आटे की सेलिंग करना स्टार्ट कर दे। तो इस तरीके का अगर कोई चीज़ होती है मार्केट के अंदर, तो उसको कौन-सा स्ट्रक्चर बोला जाता है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको याद रखना बेटा, इसको क्या कहते हैं? इसको बेटा बोला जाता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको हम फॉरवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगला क्या है? अगला है अमंग द मेजर फेयर ऑफ उत्तर प्रदेश एट व्हिच प्लेस इज द मक, अ, मन, अ, मका मकानपुर अ, मकनपुर मेला held, which is historically famous for the trade of horse and where the uh, where the दरगाह of सायद बदरुद्दीन is situated। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों में मकनपुर मेला किस स्थान पर लगता है जो ऐतिहासिक रूप से घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और जहां सैयद बदरुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। तो सीधे सीधे पूछ रहा है कि मकनपुर का मेला कहाँ लगता है? तो याद रखना बेटा कि ये जो मकनपुर का मेला है, ये कहाँ पर लगेगा? ये बेटा लगता है कानपुर देहात का बिल्हौर जो है, वहाँ पर ये लगता है। समझ गए? कह रहा है कि इन सीड टेक्नोलॉजी व्हाट इज द नेचुरल सीक्वेंस ऑफ फ्लोर ओपनिंग इन द पेनिकल ऑफ पैडी। कह रहा है कि बीज उत्पादन तकनीक में धान के पुष्पक्रम में फूलों के खिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक क्रम क्या होता है? यानी कि फ्रॉम बॉटम टू अपवर्ड, यानी कि जो पेनिकल होता है, जैसे इस तरीके से पेनिकल निकल रहा होता है और यहाँ पर ढेर सारे ऐसे क्या होते हैं, धान की बालियां, धान के वो लगने वाले होते हैं। तो कह रहा है कि इसमें जो फ्लावरिंग होगी, यहाँ से नीचे से शुरू होगी, ऊपर से शुरू होगी, सब जगह पर बराबर से होगी, बॉटम टू अपवर्ड होती है, या टॉप से डाउनवर्ड होती है, या फिर मिडल से आउटवर्ड होती है, या फिर ऑल फ्लावर ब्लूम सिमुलटेनियसली ऑन द सेम डे, यानी कि सब एक साथ ही खिलेंगे, और या फिर स्टार्ट नियर द स्टेम मूव टूवर्ड्स, यानी कि क्या होता है, स्टेम से क्या होता है, धीरे धीरे तने के पास से शुरू होता है, धीरे धीरे बाहर की तरफ जाता है। आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। तो याद रखना बेटा, ये हमेशा टॉप टू डाउन चलता है। समझ गए? यानी कि स्टार्टिंग में जो पेनिकल होगा, इस पेनिकल का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होगा, सबसे पहले यहाँ के फ्लावर खिलेंगे और इसके बाद 4 से 5 दिन का जो अंतर होता है, इस 4-5 दिन के अंतर पर यहाँ से लेके यहाँ तक अपना ये पूरा जो धान है, उसके फ्लावर की ओपनिंग हो जाती है और इनके अंदर पॉलिनेशन भी होता रहता है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि इन प्लांट ब्रीडिंग ड्यूरिंग द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड अ क्रॉस इज ऑफ्टन मेड बिटवीन द ए लाइन एंड आर लाइन। व्हाट डज ए लाइन डिनोट हेयर? देखो बेटा, जब हम धान के अंदर या फिर किसी चीज के अंदर क्या करते हैं, हाइब्रिड का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें आर लाइन होती है, ए लाइन होती है और इसके अलावा एक बी लाइन होती है। तो याद रखना, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ए लाइन किस चीज को दर्शाती है। तो ए लाइन जो दर्शाती है बेटा, ए लाइन किसको दर्शाती है?
ए लाइन दर्शाती है मेल स्टेरालाइन लाइन को, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा अ, हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीड पेरेंट या फिर मेल स्टेराइल लाइन जो होता है इसी को यूज किया जाता है। सीड पेरेंट सीधा-सीधा आप ऐसे समझो कि यही वाला जो चीज़ है इसी पे सीड प्रोड्यूस होने वाला है, क्योंकि इसका जो मेल है वो बिल्कुल स्टेराइल है। मेल किसी का काम काम का है नहीं, फीमेल का फ्लावर का केवल फीमेल पार्ट सही है, तो मेल का पॉलन कहीं दूसरे पौधे से आएगा और इस पे लग जाएगा, तो यहीं से सीड प्रोड्यूस होगा, तो इसीलिए इसको सीड पेरेंट या फिर मेल स्टेराइल लाइन बोलते हैं। तो समझ गए, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि रिगार्डिंग द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश एविडेंस एंड सम लिमिटेड रिसोर्स ऑफ डायमंड हैव बीन फाउंड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि हीरे के प्रमुख प्रमाण कुछ सीमित भंडार में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा कहाँ-कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश का जो बांदा और मिर्ज़ापुर वाला ज़िला है, यहाँ पर आपको हीरा देखने को मिलता है, लेकिन बहुत लिमिटेड मात्रा में देखने को मिलता है। According to agronomy, which country is considered the origin place of black gram Bigna mugo, a major kharif pulses crop containing about 25 to 26% हाई प्रोटीन। कह रहा है कि सस्य विज्ञान के अनुसार जो खरीफ की प्रमुख दलहनी फसल है उड़द, उड़द जिसको ब्लैक ग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर 25 से 26% प्रोटीन होती है, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? तो याद रखना बेटा कि इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? भारत इसका ओरिजिन प्लेस होता है। कह रहा है कि टू प्रमोट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज एस्टेब्लिश एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन एमंग दीज सहारनपुर हैज बीन डिक्लेयर द एक्सपोर्ट ऑफ व्हिच स्पेसिफिक क्रॉप। ध्यान से समझना, उत्तर प्रदेश में ढेर सारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन हैं, अलग अलग फसलों के लिए एक्सपोर्ट जोन ये बनाए गए हैं और इन एक्सपोर्ट जोन का सीधा सा तात्पर्य होता है कि यहाँ से जो कुछ भी एक्सपोर्ट होगा उसको डायरेक्ट हम विदेशों में भेजेंगे। तो किसान को अगर कोई प्रोड्यूस अपना विदेश में बेचना है तो उसके लिए अलग अलग एक्सपोर्ट जोन बने हुए हैं। तो पूछा जा रहा है कि सहारनपुर में कौन सा एक्सपोर्ट जोन है, किस स्पेसिफिक क्रॉप के लिए वहां पर बनाया गया है। तो याद रखना कि ये जो बनाया गया है सहारनपुर में, ये आम के लिए बनाया गया है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश में आम उत्पादन हो रहा है और उसको हमको विदेश में बेचना है, तो सहारनपुर जो है वहां पर हम ले जाएंगे, वहां से फिर इसको हम आराम से बेच सकते हैं। समझ गए? इसके अलावा बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस when you type any text letter or names in a cell of an MS Excel worksheet, what is its default alignment। कह रहा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन जो MS Excel होता है, अगर इसके अंदर कोई सेल के अंदर हम कोई टेक्स्ट या फिर कोई नाम लिख रहे हैं तो उसमें जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो कैसा होता है? यानी कि लेफ्ट को होता है या राइट का होता है या सेंटर को होता है या जस्टिफाइड होता है या रैंडम होता है? इस चीज़ को आपको बताना है। तो एमएस एक्सेल में बेटा जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो कैसा होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट हमेशा डिफ़ॉल्ट में रहता है। बाकी अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है कि इन पेस्ट मैनेजमेंट व्हिच क्रॉप इज ग्रोन एज ए ट्रैप क्रॉप अराउंड द मेन फील्ड ऑफ कैबेज टू अट्रैक्ट और डाइवर्ट द डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट डायमंड बैक मोथ अवे फ्रॉम द मेन क्रॉप। कह रहा है कि जो डायमंड बैक मोथ होता है ये इस फसल को नुकसान पहुंचाता है, कैबेज की फसल को, और इस कैबेज की फसल को डायमंड बैक मोथ से बचाने के लिए हम किस ट्रैप क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना इसके लिए बेटा हम सरसों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ई होगा वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है अ फेमस 1960 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन व्हिच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश व्हिच वाज प्रेसिडेड ओवर बाय अंबिका चरण मजूमदार एंड इन व्हिच हिस्टोरिक पैक्ट वाज साइंड बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध 1916 का अधिवेशन जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, और इसमें कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उनके बीच में ऐतिहासिक समझौता हुआ था। तो याद रखना ये चीज कहाँ पर हुई थी बेटा? ये चीज हुई थी लखनऊ में।
समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्या कह रहा है? Which famous folk dance of the Bundelkhand region of Uttar Pradesh is mainly performed by the Ahir community on the occasion of Diwali, displaying martial skill with sticks, also known as डांडिया ऑफ बुंदेलखंड। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का वह कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे अहीर समुदाय द्वारा मुख्य रूप से दिवाली के अवसर पर किया जाता है, जिसमें लाठियों से युद्ध कौशल दिखाया जाता है, जिसे बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है बेटा। इस डांस को क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं पाई डंडा। नाम में ही डंडा है, तो हम याद कर ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ गए? अगला क्या है? कह रहा है कि इन एग्रोनॉमी इन व्हिच शुगर केन प्लांटिंग टेक्निक आर अ सिंगल बेड सेट सोन डायरेक्टली इनटू फरो एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 टू 35 सेंटीमीटर। कह रहा है कि सस्य विज्ञान में गन्ने की बुआई की किस तकनीक में एक आंख वाले जो सिंगल बड के सेट्स होते हैं, इनको 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर सीधे नालियों में बोया जाता है। तो इसको याद रखना बेटा कि इसमें एक एक बड को निकाल कर डाला जाता है। तो एक एक बड वाला जो होता है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इस मेथड को बेटा हम बोलते हैं सिंगल बड डायरेक्ट प्लांटिंग। क्या कहते हैं बेटा इसको? हम सिंगल बड डायरेक्ट प्लांटिंग बोलते हैं। और ये ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि रेगुलर प्लांटिंग टेक्निक होती है। इसमें एक एक बड को छोटा छोटा काटा जाता है। जैसे ये गन्ना है और गन्ने के ये क्या है? गन्ने की ये आंखें हैं। तो क्या किया जाएगा? इस तरीके से गन्ने को, ये आंखों को इस तरीके से काट के निकाल लिया जाएगा और फिर एक एक बड को 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको लगा दिया जाता है। तो इसको सिंगल बड डायरेक्ट प्लांटिंग मेथड बोलते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स इन व्हिच ईयर वाज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई एस्टेब्लिश्ड whose main objective is to build a buffer stock of grains and ensure नेशनल फूड सिक्योरिटी। कह रहा है कि अर्थशास्त्र के अनुसार भारतीय खाद्य निगम जो एफसीआई है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना बेटा कि जो एफसीआई है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्या करती है? जो गवर्नमेंट एमएसपी पर राशन खरीदती है, ये एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको स्टॉक करके रखती है बफर स्टॉक के तौर पर। अगर भारत में कोई भी आपातकालीन स्थिति आ जाती है, बहुत भीषण अकाल पड़ जाता है या कोई फसलों की बहुत भयानक बीमारी चल जाती है, तो उस कंडीशन में भारत की जितनी भी जनता है, उसको मरने ना दिया जाए भूख से, उनको भूख से बचा लिया जाए, उनको 5 किलो राशन मिलता रहे। उसके लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बफर स्टॉक मेंटेन करके रखती है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी, जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। Consider the following statement regarding the alternate host of various pests in entomology। कह रहा है कि कीट विज्ञान में विभिन्न कीटों के वैकल्पिक परपोषी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर बेटा ये 2 कथन दिए गए हैं, हमको विचार करके बताना है कि आखिर इनमें से करेक्ट कौन सा है। सीधा सीधा यहाँ पर कह रहा है कि फॉर चिल्लोपार्टेलस, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम सोरघम का स्टेम बोरर बोलते हैं, ये पेस्ट जो होता है, ये मेज के क्रॉप में एक तरीके के मेजर अल्टरनेट होस्ट के तौर पर ये काम करता है। तो ये बात जो कही जा रही है बेटा, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर जो चिल्लोपार्टेलस है, जो बेसिकली सोरघम के अंदर लगता है, तो अगर उसको सोरघम नहीं मिलेगा बोले तो क्या नहीं मिलेगा? सोरघम नहीं मिलेगा, तो सोरघम को हम क्या कहते हैं? सोरघम को हम ज्वार बोलते हैं। तो ज्वार नहीं मिलेगा तो ज्वार नहीं मिलेगा, तो फिर मक्के पे ढाबा बोल देगा। ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है। रीजन की क्या इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है फॉर ए सेंसवेनिया इन्फरेंस, यानी कि जो पिंक स्टेम बोरर होता है, पिंक स्टेम बोरर, ये शुगर केन के अंदर लगता है। सॉरी, पिंक स्टेम बोरर पेस्ट और शुगर केन क्रॉप इज ए अल्टरनेट होस्ट। सिंस जो सिसेमिया इन्फरेंस पिंक स्टेम बोरर पेस्ट है, ये शुगर केन क्रॉप का एक अल्टरनेट होस्ट होता है। ये बात जो कही जा रही है ये भी बिल्कुल सही है। ये बेटा जो शुगर केन में लगता है, ये शुगर केन के अलावा आपको गेहूं के अंदर और इसके अलावा पैडी के अंदर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। किसके अंदर? व्हीट के अंदर भी देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा बेटा ये जो पैडी होता है, धान, धान के अंदर भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाती हैं, यानी कि ये दूसरी बात भी सही है।
तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन 27। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, वेयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न शुगर मिल ऑफ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश एस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश इन द ईयर 1903। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रौद्योगिकी इतिहास के अनुसार भारत और उत्तर प्रदेश के प्रथम आधुनिक चीनी मिल, फर्स्ट शुगर मिल, वर्ष 1903 में अंग्रेजों द्वारा कहाँ स्थापित की गई थी। तो पहली चीनी मिल जो 1903 में स्थापित हुई थी, मैंने आप लोगों को इसके बारे में कल बताया भी था। ये कहाँ पर स्थापित की गई थी बेटा? ये स्थापित करी गई थी प्रतापपुर में, देवरिया में। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू 18th स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश कम अंडर फॉरेस्ट कवर। कह रहा है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनावरण के अंतर्गत आता है। तो याद रखना कि इसमें बेटा जो लगभग लगभग 6.24% एरिया है उत्तर प्रदेश का, वो किसके अंदर आता है? वो आता है बेटा वन कवर के अंदर, और ट्री कवर के अंदर 3.72% एरिया ये ट्री कवर के अंतर्गत आता है। समझ गए इन दोनों चीजों को? और दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 9.46% एरिया उत्तर प्रदेश का पेड़ पौधों से ढका हुआ है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमी, नोरी आईपीएल 21 और जेएल 3 सुब्रत एंड मल्लिका आर मेनली इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ व्हिच क्रॉप। तो इसको याद रखना कि जो नूरी है, आईपीएल 81 है, जेएल 3 है, सुब्रता है, मल्लिका है, ये सभी के सभी किसकी वैरायटीज हैं बेटा? ये सभी के सभी बेटा मसूर की वैरायटीज होती हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इनको ज्यादातर कल्टीवेट कहाँ पर किया जाता है? इनको ज़्यादातर जो कल्टीवेट किया जाता है वो मध्य प्रदेश में किया जाता है। इसके अलावा बेटा महाराष्ट्र में किया जाता है, और उत्तर प्रदेश अपना तो है ही है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन हार्टिकल्चर व्हिच ड्राइंग एजेंट इज आइडली यूज्ड टू ड्राई डेलिकेट फ्लावर लाइक रोज एंड कार्नेशन टू मेक ड्राई फ्लावर व्हाइल प्रिजर्विंग देयर शेप एंड कलर। कह रहा है कि उद्यान विज्ञान में गुलाब और कार्नेशन जैसे नाजुक फूलों को सुखाकर ड्राई फ्लावर बनाने के लिए किस सुखाने वाले एजेंट का सबसे आदर्श रूप से उपयोग किया जाता है, ये चीज आपको बताना है। तो याद रखना बेटा कि ड्राइंग के लिए जो सबसे बढ़िया चीज मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है बेटा सिलिका जेल। सिलिका जेल को क्या किया जाता है? गुलाब और कार्नेशन, डहेलिया जैसे जो कुछ नाजुक फूल होते हैं, इनका प्रॉपर आकार बनाए रखते हुए इनको सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्या है? रिगार्डिंग द मेजर डैम ऑफ उत्तर प्रदेश एंड देयर रिस्पेक्टिव रिवर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। यानी कि यहाँ पर राजघाट जो रिवर है, राजघाट डैम किस पे बनी है? बेतवा रिवर पे ये बात कही जा रही है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा माता तेला बांध बेतवा रिवर पे है, ये भी सही है। इसके अलावा रामगंगा यमुना रिवर पे है, ये बात गलत है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि रामगंगा है, तो गंगा है तो ये यमुना रिवर पे कैसे हो जाएगी? तो रामगंगा जो है ये यमुना रिवर पे बिल्कुल भी नहीं है। ये रामगंगा जो है ये किस पे है? ये आपको देखने को मिलती है रामगंगा रिवर पर। रामगंगा है तो ये कहाँ पर मिलेगी? ये जो रामगंगा रिवर है वहां पर यह डैम देखने को मिलता है। इसके अलावा रेहंद जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जहाँ पर तैरता हुआ एक सोलर पावर प्लांट भी है, तो ये किस पर है? रेहंद रिवर पर है, बिल्कुल ये भी सही है। इसके अलावा पारीछा बांध बेतवा रिवर पर है, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी के सभी सही थे, केवल सी जो था यही गलत था। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इफ ए सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बिकम एग्जैक्टली जीरो, व्हाट इज इट्स सप्लाई कर्व कॉल्ड। अगर बिल्कुल जीरो है सप्लाई कर्व, यानी कि दाम घटने बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? उसको परफेक्टली इन इलास्टिक बोला जाता है। ये क्वेश्चन मैंने पिछली बार भी पूछा था आप लोगों से। कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिस्टोरिकल फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तर प्रदेश, द फर्स्ट मार्टर ऑफ द 1857 mutiny मंगल पांडे was born in
नागवा विलेज ऑफ व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, उसमें जो सबसे प्रथम व्यक्ति शहीद हुए थे मंगल पांडे, उनका जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो याद रखना बेटा कि ये कौन से जिले के रहने वाले थे? ये बलिया जिले के रहने वाले थे। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू एंटोमोलॉजी अ स्पेसिफिक सिम्पटम नेम हॉपर बर्न इन सनफ्लावर क्रॉप इन व्हिच द लीफ अपीयर स्कॉर्च्ड येलो एंड रेड फ्रॉम द मार्जिन इज कॉज्ड बाय अटैक ऑफ व्हिच पेस्ट। हॉपर बर्न हो रहा है तो बेटा हॉपर की वजह से लगता है। और हॉपर कौन सा है बेटा? लीफ हॉपर की वजह से ये लगता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा दमदार है, देखते हैं इसको कितने बच्चे कर पाते हैं। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन डज द लेटिट्यूडियल एक्सटेंट ऑफ द स्टेट लाइज। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भूगोल के अनुसार राज्य का अक्षांशीय विस्तार निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, ये हमको बताना है। तो याद रखना कि ये जो है ये कितने पे है, तो इसको आपको बेटा एज इट इज याद करना है, कोई ज़्यादा आपको दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ये नॉर्थ का जो लेटीट्यूड है, ये 32 अंश 52 मिनट के आसपास है। और इसके अलावा 23 अंश 32 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से लेके 30 अंश 24 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच में आपको ये देखने को मिल जाता है। तो केवल लेटीट्यूड पूछ रहा है, लॉन्गिट्यूड यहाँ पर पूछा नहीं जा रहा है, तो लॉन्गिट्यूड की यहाँ पर बात करने की कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा अगर आपको लॉन्गिट्यूड पूछा भी जाता है तो याद रखना कि जो लॉन्गिट्यूड है ये 77 अंश 5 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 84 मिनट 38 सेकंड लास्ट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के आसपास जो है उत्तर प्रदेश स्थित है। यानी कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ये इतने पूरे एरिया में आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिल जाएगा। समझ गए बेटा यहाँ तक की कहानी? कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड देयर कल्चर द फेमस कर्मा डांस इज मेनली परफॉर्म बाय व्हिच ट्राइब रिसाइडिंग इन द मिर्जापुर एंड संबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट अपॉन द ओकेजन ऑफ ए गुड हार्वेस्ट। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनजातियों और उनकी संस्कृति के संदर्भ में राज्य के मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में निवास करने वाली किस जनजाति द्वारा फसल कटाई के अवसर पर मुख्य रूप से प्रसिद्ध लोक नृत्य कनमा नृत्य किया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखना बेटा कि ये चीजें कब करी जाती हैं? ये चीजें करी जाती हैं बेटा खरवार के लिए। खरवार जो जनजातियां हैं, खरवार जनजातियां जब इनको बढ़िया फसल मिलती है तो ये कर्मा डांस करते हैं। कह रहा है कि इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड स्कीम फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर व्हाट इज कंसीडर्ड द बिगेस्ट एंड मेन इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ ए बियर हाउस। कह रहा है कि अगर कोई गोडाउन बनाया जा रहा है तो उसका फायदा क्या है? तो उसका सीधा सीधा जो फायदा है बेटा, प्रोटेक्ट द हार्वेस्ट फ्रॉम रेन। ये तो करता ही करता है, लेकिन यहाँ पर बेटा लिखा है मेन इकोनॉमिक बेनिफिट। तो बिना गोडाउन के भी अगर हम घर के अंदर भी रखेंगे तो भी पानी से बचा सकते हैं, तो ये चीज़ तो है नहीं। कीप एग्रीकल्चरल टूल, टूल तो उसमें रख सकते हैं, वो तो मतलब ऐसा समझो कि साइड बाई होता है, मेन काम इसका नहीं होता। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी और गोडाउन का कोई संपर्क ही नहीं है। सीड की डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए गोडाउन में रखा नहीं जाता है। तो ये सभी के सभी गलत हो गए। सही कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। जब ऐसे आलू है, आलू जब किसान प्रोड्यूस करता है तो उस समय पर आलू की जो डिमांड होती है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उस समय पर लोग आलू की सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो दाम घट जाते हैं। और दाम घटने की स्थिति में किसान अगर उसको बेचता है तो उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो किसानों को ज़्यादा पैसे मिले इसलिए किसान क्या करते हैं, उसको गोडाउन वेयर हाउस में ले जाकर रख देते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। और बाद में जब मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ती है तब उसको क्या किया जाता है? बेचा जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्या है? अगला है इन द हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर व्हाट आर द स्मॉल एंड स्केयर्ड गार्डन एस्टेब्लिश्ड नियर टेम्पल इन साउथ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु कार्ड। कह रहा है कि उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर के ऐतिहासिक वर्गीकरण में दक्षिण भारत में गांव के मंदिरों के आसपास स्थापित किए जाने वाले जो छोटे और पवित्र बगीचे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? मतलब सीधे सीधे कि जो गांव के अंदर जो मंदिर होते हैं, मंदिर के अगल बगल में जो बगीचे बनाए जाते हैं उनको कहा क्या जाता है? तो याद रखना उनको क्या कहते हैं?
उनको हम नंदवनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंदवनम बोलते हैं। अंडर फॉडर मैनेजमेंट इन एनिमल हस्बेंड्री, द ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम इज द बेस्ट exemplified by a crop cycle of Berseem Napier grass in a similar rotation. How many years does this cycle provide continuous fodder once planted in the field? कह रहा है कि पशुपालन में अगर हमको चारा प्रबंधन करवाना है ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम के द्वारा, तो इसमें सबसे बेहतरीन जो उदाहरण है बरसीन और नेपियर ग्रास का। ये फसल चक्र कितने साल तक चल सकता है? तो याद रखना बेटा कि ये जो होता है ये मात्र 3 साल तक चल सकता है। क्यों चलेगा केवल 3 साल तक? क्योंकि जब बेटा ठंडी का टाइम आता है तो ठंडी के टाइम पर जो नेपियर ग्रास होती है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कम हो जाती है। तो उस समय पर क्या करेंगे, बरसीम की फसल लगाए रहेंगे तो बरसीम से हरा चारा मिल जाएगा। बाकी जो बरसात का टाइम आएगा और इसके अलावा गर्मी का टाइम आएगा तो गर्मी और बरसात के टाइम पर नेपियर ग्रास मिल जाएगा। केवल ठंडी का महीना गड़बड़ होता है तो ठंडी में बरसीम से ले लेंगे। लेकिन एक बार अगर हम नेपियर ग्रास की बेटा हम प्लांटिंग करते हैं, इसके सेट्स या राइज़ोम्स लगाते हैं, इसपे जड़ होती है पूरा उसको लगाते हैं, तो ये मैक्सिमम 3 साल तक चलता है। उसके बाद हमको इसको फिर से हार्वेस्ट करना होता है, उखाड़ना होता है जड़ से और इसकी दोबारा से ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर उसमें प्रोडक्शन थोड़ा-सा घटने लगता है, ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो इन सभी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए 3 साल बाद इसको दोबारा करना पड़ता है। तो क्योंकि नेपियर ग्रास को हर तीसरे साल हमको चेंज करना होगा, 3 साल लगातार लेंगे और चौथे साल फिर चेंज करेंगे। तो इसी वजह से क्या किया जाता है, ये 3 साल तक हमको बिल्कुल किसी भी दिक्कत के बिना हरा चारा मिलता रहता है। अगला क्या है? अगला है अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश द स्टेट हाईएस्ट माउंटेन पीक Amsot Peak, whose height is about 957 meter above sea level, is a part of the Shivalik mountain range in which district? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भूगोल के अनुसार राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अमसोत चोटी जो है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 957 मीटर है, ये जिले की शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। मतलब ये कौन से जिले में पड़ता है? उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा चोटी है जिसको हम क्या कहते हैं, अमसोत चोटी बोलते हैं, ये कौन से जिले में पड़ता है? तो याद रखना बेटा कि जो अमसोत चोटी है ये कहाँ पे पड़ता है? ये सहारनपुर जिले में पड़ता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पर कुछ जिले दिए गए हैं और यहाँ पर उनके प्रोडक्ट दिए गए हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत। एक एक करके पढ़ेंगे और बताएंगे सही कौन सा है। सबसे पहले देख लेते हैं फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद का क्या होता है बेटा? फिरोजाबाद की चूड़ियाँ होती हैं। तो चूड़ियाँ या फिर कांच के सामान, ग्लासवेयर, ये हमारे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। मुरादाबाद में क्या होता है? मुरादाबाद बेटा पीतल का बर्तन मुरादाबाद का होता है। इसके अलावा मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ का क्या होता है? मेरठ का बेटा सामान होता है, खिलौना और कैंची होता है। इसके अलावा सेल्डरी और चमड़ा कहाँ का है बेटा? ये कहाँ का है? ये कानपुर का है। तो ए किस पे जाएगा? थर्ड पर जा रहा है। ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है। बाकी ये तीनों हो गए गलत। अगला देखते हैं बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है फोर्थ पर। तो बी फोर्थ पे किस पे जा रहा है? बी फोर्थ पे जा रहा है बेटा ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है? अकॉर्डिंग टू एंटोमोलॉजी द स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ मस्टर्ड एफिड पेस्ट इन द mustard crop should be started when the pest population across its economic threshold level. What is this ETL limit for एफिड? कह रहा है कि कृषि विज्ञान के अनुसार सरसों के माहू कीट के नियंत्रण के लिए कीटनाशी का छिड़काव कब शुरू किया जाता है? इसकी जनसंख्या कितनी, यानी कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कितना होना चाहिए? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल वही लेवल होता है जब हम अपने खेत में हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड या फिर हम दवा छिड़काव करते हैं, अन्यथा की स्थिति में हमारी जो फसलें होती हैं वो खराब होने लगती हैं। तो याद रखना बेटा कि अगर हमको ऐसा देखने को मिल जाए कि हमारी जो एक पत्ती है 10 सेंटीमीटर का एक सूट है और उस 10 सेंटीमीटर के सूट में 50 से 60 एफिड देखने को मिल जाएंगे, तो समझ लेना है हमको कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर हम पहुंच गए हैं। अब ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल पर पहुंचने से पहले उसको हमें कंट्रोल कर ही लेना चाहिए। अगला क्या है? अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के डाटा के हिसाब से ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जिसका टोटल जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा कम है? तो याद रखना सबसे कम, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि श्रावस्ती के लोग बेटा जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अनपढ़ हैं थोड़े से,
और बाकी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे गौतम बुद्ध नगर के हैं। समझ गए? सबसे ज़्यादा अगर हम डेंसिटी की बात करें तो कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगा गाज़ियाबाद में। और अगर सबसे कम डेंसिटी की बात करें तो महोबा है या शायद भदोही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। और इसके अलावा अगर पूछे कि लोकसभा की ऐसी कौन सी सीट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मतदान कर्मी है, मतदान करता है, सबसे ज़्यादा वोटर हैं, तो याद रखना कि जो प्रयागराज है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर हैं आपको देखने को मिल जाएँगे। अगला देखते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द फिजिकल डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, व्हाट इज द नैरो स्ट्रिप लोकेटेड टू द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट कॉल्ड, व्हिच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ पेबल एंड स्टोन एंड वेयर रिवर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द शिवालिक डिसअपीयर बीनीथ द स्टोन। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी भाग में स्थित उस पतली पट्टी को क्या कहा जाता है जो मुख्य रूप से कंकड़ पत्थरों से बनी है, जहां पर शिवालिक से उतरने वाली नदियां जो है वो पत्थर के नीचे विलुप्त हो जाती हैं, फिर वो तराई रीजन में आके दिखने लगती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है बेटा? उसको हम भावर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मार्केटेबल सरप्लस इन व्हिच द क्रॉपिंग फॉलोइंग क्रॉप विल द फार्मर हैव टू मैक्सिमम सरप्लस लेफ्ट टू सेल इन द मार्केट आफ्टर हिज डोमेस्टिक कंजम्पशन। कह रहा है कि कृषि अर्थशास्त्र में विपणन योग्य अधिशेष, यानी कि जब किसान प्रोड्यूस करता है, तो किसान जब फसल को उगाता है तो फसल को पहले किसान अपने लिए रखता है कि हमको साल भर खाने के लिए इतने की जरूरत है, वो उतना रख लेता है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो किसान बेच देता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार मैक्सिमम जो अधिशेष बचेगा वो कौन सी फसल का बचता है? धान का, गेहूं का, कपास का, टमाटर का या फिर चना का? तो याद रखना, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि कपास का बनेगा। क्यों कपास का बनेगा? क्योंकि बेटा देखो, कपास अगर किसान प्रोड्यूस करेगा तो कपास थोड़ा बहुत रखेगा किसके लिए? थोड़ा बहुत रखेगा दीपक उपक बनाने के लिए, इस तरीके से रखेगा। बाकी वो उसको क्या करेगा? उसकी धागे कटाई तो करेगा नहीं कि हाँ खादी उद्योग बनाएगा। और अगर खादी उद्योग बना भी लेता है तो वो बेचेगा ही नहीं, पूरा का पूरा कपास ही नहीं बेचेगा, तब तो फिर इसमें आएगा ही नहीं वो मार्केटेबल सरप्लस में। तो कॉटन इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। या तो किसान बेचेगा तो पूरे का पूरा बेच लेगा, थोड़ा बहुत रख लेगा एक आध किलो कि हाँ चलो इतने में दीपक उपक जलाने के लिए व्यवस्था हो जाए। अगर कहीं पर कट फिट जा रहा है तो वहां पर पट्टी वट्टी करने का काम में आ जाता है। बाकी वो मेडिकल रूप से जो कपास होता है उसको साफ करके लाया जाता है, वो ऐसे हम यूज भी नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते तो इसका जवाब सही हो जाता। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ऑफ उत्तर प्रदेश, which is the longest national highway passing through the state, covering a distance of approximately 723 किलोमीटर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन नेटवर्क के अनुसार राज्य से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, जो लगभग 723 किलोमीटर है। अब इसको याद रखना कि उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो कौन सा है बेटा? वो है NH34। कौन सा है? NH34 है। ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? ये अगर आप देखोगे तो ये गंगोत्री से निकलता है। और इसके अलावा ये कहाँ तक जाता है बेटा? ये गंगोत्री से निकलेगा और इसके अलावा ये जाएगा कहाँ तक? ये जाता है बेटा लखनऊ तक। समझ गए? और इसके अलावा इसके बीच-बीच में बहुत ढेर सारे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे बिजनौर है, मेरठ है, अलीगढ़ है, कानपुर है, महोबा है। इस तरह के आपको ढेर सारे शहर देखने को मिलते हैं। बहुत बच्चे यमुना एक्सप्रेस वे से इसको कन्फ्यूज़ कर जाएँगे। मैंने इस चीज़ को इसीलिए रख दिया था। अगला क्या है? कह रहा है कि इन लैंडस्केप गार्डनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रीपिंग प्लांट इज कंसीडर द बेस्ट फॉर ग्रोइंग इन हैंगिंग बास्केट ड्यू टू देयर स्प्रेडिंग एंड ड्रॉपिंग इन नेचर। कह रहा है कि परिदृश्य बागवानी में निम्नलिखित में से कौन से पौधे की प्रजाति अपने फैलने और लटकने वाले स्वभाव के कारण हैंगिंग बास्केट में उगाने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है? तो याद रखना कि हैंगिंग बास्केट में उगाई जाने वाली ऐसी फसल, ऐसी क्रॉप जो कि किसमें, ऐसा प्लांट जो कि कैसा होता है? क्रीपिंग होता है। बोले तो वो फैलता है और लटकने वाला होता है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया कौन सा होता है? उससे उसके लिए बेटा होता है पोर्चुला। क्या होता है? पोर्चुला का होता है। अगला देखते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है कि नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी सिचुएशन नाउ डिस्ट्रिक्ट फॉर द उत्तर प्रदेश एंड ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ द रामसर साइट इन 2019
हैज बीन रीनेम्ड ऑफ व्हाट, यानी कि जो नवाबगंज की वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, बर्ड लाइफ सेंचुरी, ये किसके नाम पर है? तो याद रखना बेटा कि ये चंद्रशेखर आजाद जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनके नाम पर इसका नाम पड़ा है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लार्जेस्ट बजट अपडेट 2026-27 अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 26-27 के नवीनतम बजट अपडेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं, विचार करके बताएंगे करेक्ट कौन सा है। कह रहा है कि फॉर दिस स्कीम द हाईएस्ट एवर एनुअल एलोकेशन ऑफ 2500 करोड़ हैज बीन मेड इन द सेंट्रल बजट ऑफ 2026-27। कह रहा है कि इस योजना के लिए 26-27 में केंद्रीय बजट में 2500 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक वार्षिक बजट आवंटित किया गया है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर है ही नहीं। अगला क्या है? इन दिस ईयर ए न्यू इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च टू डायरेक्टली लिंक फिश फार्मिंग एट अ रूरल लेवल विद द डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वायर ऑफ अमृत सरोवर टू स्ट्रेंथन इट। कह रहा है कि इस वर्ष मछली पालन को मजबूत करने के लिए लगभग 500 जलाशय और अमृत सरोवरों की योजना को एकीकृत करने की नई पहल शुरू करी गई। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, हमको करेक्ट ही खोजना था, तो बोथ सही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि हिस्टोरिकली हु इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। कह रहा है कि ऐतिहासिक रूप से विश्व स्तर पर सस्य विज्ञान का जनक कौन है? तो सस्य विज्ञान का जनक बेटा बच्चा बच्चा जानता है। अगर आप इसको नहीं जानते हो तो आपका सत्यानाश हो रहा है। पीट्रो डी किसलजी को क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी का पिता बोला जाता है। जेंथ्रोटुल को वीड वीड मैनेजमेंट का पिता बोला जाता है। इन्होंने हार्सविंग हस्बेंड्री जीरो टिलेज नामक इन्होंने शब्द दिए थे। इसके अलावा नॉर्मली बोरलॉग की बात करते हैं तो इनको ग्रीन ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता बोला जाता है। एम एस स्वामीनाथन जी की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इसका पिता बोला जाता है। जस्टिस वन लीवेक की बात करते हैं तो इन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम दिया था। अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ फील्ड क्रॉप व्हाट इज द एग्जैक्ट डिसेंडिंग रैंकिंग ऑफ प्रोटीन कंटेंट एमंग मेजर सीरियल। कह रहा है कि फील्ड फसलों की पोषण संरचना के अनुसार प्रमुख अनाजों के बीच प्रोटीन सामग्री का सटीक अवरोही क्रम क्या है? तो इसमें आपको याद रखना है बेटा कि सटीक अवरोही क्रम कौन सा, यानी कि घटता हुआ क्रम प्रोटीन में। तो प्रोटीन में पहले गेहूं तो होगा नहीं। गेहूं इस वजह से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपको और भी ढेर सारी फसलें देखने को मिल रही हैं। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे एक सेकंड, यहाँ पर अवरोही क्रम बोल रहा है, तो अवरोही क्रम बोल रहा है तो इसमें ध्यान से समझना। राइस तो होगा नहीं, सोरगम होगा नहीं, मेज होगा नहीं, वीट होगा नहीं। हाँ नहीं, वीट तो हो सकता है, वीट हो सकता है। वीट के बाद बाजरा, बाजरा नहीं होगा। वीट के बाद बारले होगा, फिर बारले के बाद बाजरा होगा, और बाजरा के बाद फिर सोरगम होगा। तो सब एलिमिनेट हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कैसे कैसे हो जाएगा आपको बता देता हूँ। अधिकतर जो आपको गेहूँ की फसलें, अनाज वाली फसलें दिखती हैं, उनमें 11 से 12% के आसपास आपको क्या देखने को मिलता है? 11 से 12% के आसपास प्रोटीन देखने को मिलता है, सिवाय चावल के। चावल जो होता है इसके अंदर जो होता है वो 6 से 7% होगा। तो इसमें हमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, ज़्यादा दिमाग इस वजह से नहीं लगाना था। शुरुआत में हमको केवल एक फसल देख लेनी थी, गेहूँ देख लेना था, और लास्ट में हमको राइस देख लेना था। और बाकी अगर कुछ भी नहीं आ रहा था, थोड़ा बहुत अगर आपको कन्फ्यूज़न था, तो आप केवल राइस पे भी देख के केवल जा सकते थे, क्योंकि सोरगम तो होगा नहीं। सोरगम जो होता है ज्वार, इसके अंदर बेटा आपको 12% के आसपास प्रोटीन नहीं मिलता है। इसके अंदर 10.5 11 के आसपास प्रोटीन होता है। तो ये सोरगम जाएगा नहीं। तो लास्ट में क्या होना चाहिए था? लास्ट में राइस होना चाहिए था, और राइस अगर लास्ट में हम रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सीड प्रोसेसिंग हायर इंटरनल न्यूट्रिएंट रिजर्व कैन सेफली बी सोन डीपर इनटू द सॉइल प्रोफाइल। ध्यान से समझना, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा सीड है जिसके अंदर स्टोर्ड जो न्यूट्रिएंट है उनकी मात्रा अगर ज़्यादा है, तो उनको हम ज़्यादा गहराई में बुआई कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो सरसों का बीज होता है, इसके अलावा जो फूल गोभी, पात गोभी का बीज होता है, इसके बीज बहुत छोटे-छोटे होते हैं। तो बीज छोटा रहेगा तो सीधा-सीधा मतलब ये है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट रिज़र्व रहेंगे वो भी कम रहेंगे। और जब तक
जो इसके अंदर प्लूम्यूल और रेडिकल जो निकल रहे होते हैं, जब तक बेटा ये निकल के बाहर नहीं आ जाते हैं, जब तक पत्तियाँ फ़ॉर्म नहीं हो जाती हैं, तब तक ये फ़ोटोसिंथेसिस शुरू नहीं करेंगे, तब तक इनको एनर्जी मिलेगी नहीं। तो इस कंडीशन में अगर हमने इसकी बुआई ज़्यादा गहराई पर कर दी, तो पता चला कि जब तक ऊपर आके पत्तियाँ वो निकालते, तब तक उसके अंदर की एनर्जी ही खत्म हो गई और पत्तियाँ बाहर आने से पहले ही जो सीडलिंग थी, वो डैमेज हो गई और मर गई। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा जैसे गन्ना होता है, तो गन्ने के जो नोट्स होते हैं, उनके अंदर क्योंकि सुक्रोज़ भरा होता है, गन्ना जो होता है, उसके अंदर सुक्रोज़ और ग्लूकोज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, बोले तो न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उसको हम थोड़ी-सी गहराई में बुआई कर देते हैं, जिससे उसका जब जर्मिनेशन होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन आप इमेजिन करो कि जितनी गहराई में आपने गन्ने के सीड को डाला था, गन्ने के सेट्स को डाला था, क्या उतनी गहराई पर आप टमाटर के सीड को डालोगे तो जर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो सीड प्रोसेसिंग वाली बात हो सीड प्रोसेसिंग वाली बात है, ये बिल्कुल सही है। हमको जो सीड की बुआई है, वो उसके डायमीटर के आधार पर करनी चाहिए। मैंने आप लोगों को एग्रोनॉमी में बताया था, जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा गहराई पर, जिसका डायमीटर कम होगा उसको हम कम गहराई पर बुआई करते हैं। तो ये बात तो सही है। अब ऐसा बोला जाता है कि उनका जो डायमीटर है, जैसे सीड का डायमीटर जितना होता है, सीड के डायमीटर से 3 से 4 गुना, कितना? 3 से 4 गुना ज़्यादा गहराई पर हम बुआई कर सकते हैं। जैसे कोई एक सीड है, अगर सीड का डायमीटर 1 सेंटीमीटर के आसपास है, तो उसको हम 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल फिनोमेना आपको देखने को मिलता है। समझ गए? अधिकतर जो हमारी अनाज वाली फसलें होती हैं, उनकी जो बुआई हम करते हैं, वो 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं। कितने सेंटीमीटर पर? 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर इनको किया जाता है। इसके अलावा क्या कह रहा है? कह रहा है कि द डेप्थ ऑफ सीड सोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बट हायर सीड रिजर्व्स एक्ट एज एन एनर्जी सोर्स टू सपोर्ट सीडलिंग ग्रोथ अंटिल इट सक्सेसफुली इमर्ज फ्रॉम द सॉइल सरफेस। कह रहा है कि बीज बोने की गहराई का सीधा संबंध नमी की उपलब्धता से है। ये बात जो कही जा रही है, ये बात ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। बीज बुआई अगर नमी नहीं होगी तो बुआई नहीं हो पाएगी, जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन उच्च बीज भंडारण लेकिन उच्च बीज भंडारण ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते हुए मिट्टी की सतह को सफलतापूर्वक बाहर आने के विकास का समर्थन करते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि द डेप्थ ऑफ सीड सोइंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मॉइस्चर अवेलेबिलिटी बट हायर सीड रिजर्व्स एक्ट एज एन इमरजेंसी सोर्स टू सपोर्ट सीडलिंग ग्रोथ अंटिल द सक्सेसफुली इमर्ज फ्रॉम द सॉइल सरफेस। बिल्कुल सही है। इसके अंदर जो सीड के अंदर जो रिजर्व्स हैं, सीड के अंदर जो एनर्जी है, वो क्या करती है? वो ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो जर्मिनेशन हो रहा है, जो अंकुर निकल रहा है, वो अंकुर मिट्टी के ऊपर आके पहली 2 पत्तियाँ बना ले जाए, क्योंकि उसके बाद तो फोटोसिंथेसिस होगी, अपना खुद एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो उसके अंदर जो एनर्जी है, वो पहला एक काम ये हो जाता है। दूसरा काम जो यहाँ पर मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर क्या करता है? मॉइस्चर इसके अंदर केमिकल रिएक्शन करवाता है, जिससे उसके अंदर की जो एनर्जी है, वो एनर्जी टूटती है और उससे जर्मिनेशन होता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है ये असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हिच एग्रीकल्चरली सिग्निफिकेंट क्रॉप इज ग्रांटेड टाइटल सच एज बैकबोन ऑफ अमेरिका मिरेकल क्रॉप और नोटेबली द ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप प्लांट ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव यूज इन जेनेटिक स्टडीज। ध्यान से समझना, जैसे जब हम बात कर रहे होते हैं बेटा जूलॉजी की, तो जूलॉजी में अगर हमको जंतु विज्ञान में किसी भी चीज़ पर हमको नया रिसर्च करना है, तो हम ड्रोसोफिला पर बहुत रिसर्च करते हैं। जेनेटिक स्टडी अगर करनी होती है, जंतुओं पर जेनेटिक स्टडी करनी होती है, उनका इफेक्ट जानना होता है, तो ड्रोसोफिला पर करा जाता है। इसी तरीके से अगर प्लांट पर हमें कोई जेनेटिक स्टडी करनी है, कोई जेनेटिक्स है, अगर वो करना चाह रहे हैं, हम उस पे कोई नया चीज़ प्रतिपादित करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सी फसल को चूज़ करते हैं? मक्का की फसल को चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि मक्का का जो मेल और फीमेल फ्लावर होता है, वो अलग-अलग प्रॉपर तरीके से होता है। हम उसको कायदे से देख सकते हैं, क्रोमोसोम की संख्या भी कम होती है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से उसको ट्रैक करना आसान होता है। फसल भी लगभग 90 दिन की 100 दिन की फसल होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, सब स्मूथली चल जाता है। तो इसमें कौन-सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि ड्रोसोफिला ऑफ क्रॉप प्लांट इसको कहा जाता है और अमेरिका में इसकी खेती बहुत ज़्यादा होती है। अमेरिका में इसलिए इसको बैकबोन ऑफ अमेरिका बोला जाता है। जैसे भारत में गेहूँ और धान की खेती होती है, उसी तरीके से अमेरिका में मक्का की खेती करी जाती है। अगला क्या है? अगला है बेटा, यहाँ पर दिया गया है फसल और यहाँ पर दिया गया है इन्फ्लोरेसेंस, बोले तो पुष्पक्रम। जैसे यहाँ पर बेटा दिया गया है गेहूँ, तो गेहूँ का जो पुष्पक्रम होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्पाइक हेड या फिर ईयर कहते हैं। धान जो होता है, धान का हम पेनिकल बोलते हैं। इसके अलावा जो मक्का होता है, मक्का का टेसल और सिल्क दो तरीके के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। टेसल मेल वाला होता है, सिल्क जो होता है या कॉब जिसको कहा जाता है, ये फीमेल होता है, जहाँ पर भुट्टा लगता है। ज्वार की बात करते हैं तो ज्वार का जो होता है वो पेनिकल होता है। समझ गए? तो ए किस पे जा रहा है? ए जा रहा है थर्ड पर, तो ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है। बाकी ये तीनों तो हो गए गलत। बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है सेकंड पर, तो बी सेकंड पर किस में जा रहा है? सॉरी, बी सेकंड पर। हाँ, यहाँ पर देखो, ये इस पे भी जा सकता है, ये इस पे भी जा सकता है, तो ये दोनों पे जा सकता है। तो बी सेकंड पर भी जा सकता है और बी फोर्थ पे भी जा सकता है। तो बी सेकंड पर तो कहीं जा नहीं रहा है, तो ये भी गलत होगा। बी फोर्थ पर जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो अगर बी फोर्थ पे जा रहा है तो बी सेकंड पर नहीं जाएगा, तो इसको डिलीट कर दिया। और अगर ये जो डी है ये फिर किस पे चला जाएगा? डी सेकंड पे चला जाएगा, तो ये फोर्थ पे नहीं जाएगा, तो इसको हटा दिया। क्योंकि यहाँ पर भी पे निकल था और यहाँ पर भी पे निकल था, तो हमने इस तरीके से इसको लगा दिया। समझ गए? बाकी हेड भी मिल रहा है, तो ज्वार को आप हेड देख के भी लगा सकते हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिप्रोडक्टिव पॉलिनेशन मैकेनिज्म इन इंट्रिंसिक ऑफ सीरियल क्रॉप। कह रहा है कि अनाज की फसलों में अंतर्निहित प्रजनन परागकण तंत्र पॉलिनेशन मैकेनिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर बात करना है। ये देखेंगे और बताएंगे गलत कौन सा है। सबसे पहले कह रहा है कि सोरगम सोरगम डिमॉन्स्ट्रेट एन इंटरमीडिएट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी एंड इज यूनिकली क्लासिफाइड एज अंडरगोइंग ऑफ ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि सोरगम जो होता है ये ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इसके अंदर पाया जाता है। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसके अलावा ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड का मतलब क्या होता है? इसके अंदर आपको ज्यादातर तो देखने को मिलता है सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन इसके अंदर 5 से 15%, कहीं कहीं पर 30% के आसपास इसके अंदर हमको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिल जाता है। समझ गए? यानी कि ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि हल्का फुल्का इसके अंदर पॉलिनेशन, आपको क्रॉस पॉलिनेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा पर्ल मिलेट जो होती है, पर्ल मिलेट रिलाइज स्ट्रिक्टली ऑन सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योरिंग मैक्सिमम जेनेटिक प्योरिटी। कह रहा है कि बाजरा की कड़ाई से सेल्फ पॉलिनेशन पर निर्भर करता है। बाजरे के अंदर बेटा कह रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो बाजरा होता है वो बेटा क्रॉस पॉलिनेटेड होता है, सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं होता। क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेटेड होता है। ये बात गलत है, हमको इनकरेक्ट हो जाना था। दूसरा स्टेटमेंट केवल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्या है? कह रहा है कि इन प्लांट मॉर्फोलॉजी while the flower of most cereal crop typically possess 3 stamen, how many stamen are uniquely found in the flower of the rice? कह रहा है कि ज्यादातर जो हमारे अनाज वाली फसलें होती हैं उनके अंदर जो स्टेमन पाया जाता है वो कितना पाया जाता है? 3 स्टेमन पाया जाता है। लेकिन राइस के अंदर थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। तो पूछ रहा है कि कितना पाया जाता है, तो याद रखना राइस के अंदर बेटा टोटल 6 स्टेमन पाए जाते हैं। स्टेमन क्या होते हैं? स्टेमन जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम पुंकेसर बोलते हैं। समझ गए? अगला क्या है? कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन डाइट एंड द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फील्ड क्रॉप which specific amino acid is scientifically recognized as the first limiting amino acid in cereal crop। सीधा सीधा पूछ रहा है कि जो सीरियल क्रॉप्स होती हैं इनके अंदर कौन सा अमीनो एसिड कम होता है। तो याद रखना बेटा कि इसके अंदर आपको कौन सा अमीनो एसिड कम देखने को मिलेगा? इसके अंदर लाइसिन अमीनो एसिड कम देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है मेथियोनिन। तो मेथियोनिन जो होता है ये आपको किसके अंदर कम देखने को मिलता है? मेथियोनिन ज्यादातर आपको, जो मेथियोनिन होता है ये आपको दलहनी फसलों के अंदर कम देखने को मिलता है। समझ गए यहाँ तक बात? इसीलिए कहा जाता है कि दाल चावल एक साथ मिला के खाओ, क्योंकि लाइसिन अनाज में नहीं मिलेगा और जो मेथियोनिन है ये दाल में नहीं मिलेगा, तो दोनों को मिला के एक साथ खाएंगे, काम बन जाएगा। अगला क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टैटिकल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल कल्टीवेशन एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ राइस।
राइस के प्रोडक्शन और इसके अलावा कल्टीवेशन एरिया के बारे में यहाँ पर बातें कुछ कही गई हैं। हमको बताना है कि इनकरेक्ट कौन-सा है। सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इंडिया रैंक फर्स्ट ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल राइस प्रोडक्शन। ये बात जो कही जा रही है, ये बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडिया राइस के प्रोडक्शन में और गेहूँ के प्रोडक्शन में, दोनों के प्रोडक्शन में इस समय दुनिया में सबसे आगे है। चाइना रैंक फर्स्ट ग्लोबल इन टर्म ऑफ टोटल राइस प्रोडक्शन। ये बात बेटा हो जाएगी गलत, क्योंकि भारत आगे है। तो क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, गलत हमको खोजना था, तो गलत हमको बताना है। तो गलत इसमें कौन सा था? गलत इसमें बेटा दूसरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक बात? अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन हाईली वैल्यूएबल लेग्यूम क्रॉप इज ऑफिशियली एंडोड with diverse titles such as golden beans, yellow jewel, suicidal crop और boneless meal, इनको कहा जाता है। ऐसी कौन सी फसलें हैं? ऐसी कौन सी फसल है जिसको गोल्डन बीन, येलो ज्वेल, सुसाइड क्रॉप्स बोला जाता है या फिर बोनलेस मीट बोला जाता है? तो इसको, ये चीज किसके बोला जाता है बेटा? सोयाबीन को बोला जाता है। इसको बोनलेस मीट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है। इसके अंदर लगभग 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। कितना? 40 से 42% के आसपास इसके अंदर बेटा प्रोटीन पाई जाती है। और इसके अलावा अगर कोई तेल पूछ ले तो 20% के आसपास इसके अंदर तेल भी पाया जाता है। तो इसीलिए इसको बोनलेस मीट भी बोला जाता है। सुसाइडियल क्रॉप क्यों बोला जाता है? क्योंकि कई बार बरसात की वजह से या फिर अगर बीमारी फैलती है या कोई इंसेक्ट पेस्ट फैलता है तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो इस वजह से अगर ग्रोथ होगी, अगर फसल होगी तो बहुत विधिवत होगी, बहुत बम्पर उत्पादन देगी, अदरवाइज सत्यानाश कर देगी। तो इसी वजह से इसको सुसाइडल क्रॉप बोला जाता है। बाकी गोल्डन कलर का बीन होता है इसका, इसलिए गोल्डन बीन कहते हैं। येलो जोल क्यों कहा जाता है? क्योंकि हल्का सा पीला कलर का होता है और बहुत ज़्यादा ये महंगा होता है। बहुत ज़्यादा महंगा, वैसे सोना जैसा महंगा नहीं होगा, लेकिन इसी वजह से इसको येलो ज्वेल्ड बोला जाता है। अगला क्या है? यहाँ पर बेटा दिया गया है क्रॉप, और इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट। जैसे धान की बात करते हैं, तो धान सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? धान बेटा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उत्तर प्रदेश में। गेहूँ की बात करते हैं, गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? इसमें थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हो गया है कि ये जो है ये 22-23 का डाटा है। तो 22-23 के डाटा के अनुसार इसको देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि धान का उत्पादन। तो धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? टॉप प्रोड्यूसिंग की बात कर रहा है, तो धान का उत्पादन बेटा तेलंगाना में है। कई बार ये तेलंगाना आ जाता है, कई बार यहाँ पर वेस्ट बंगाल आ जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहते हैं। इसके अलावा गेहूँ की बात करते हैं, तो गेहूँ कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश है। फिर इसके अलावा बाजरा कहाँ पर है? बाजरा राजस्थान में है। फिर बचा क्या? मक्का है, इसको कर्नाटका लगा दो और आगे बढ़ जाओ। तो ए किस पे जाएगा बेटा? ए जा रहा है थर्ड पर, ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है और ए थर्ड पर यहाँ जा रहा है। ये बेटा 2022-23 का डाटा है, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैंने क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा ध्यान नहीं दिया था। ये 22-23 का बन गया है। वैसे आपको याद रखना है 25-26 वाला डाटा जो है, वो लेटेस्ट डाटा है, आपको उसी को याद करते हुए चलना है। 25-26 या 24-25 का जो डाटा है, जो लेटेस्ट आपको मिल जाए। तो ए थर्ड पे जा रहा है और बी किस पे जा रहा है? बी फर्स्ट पे जा रहा है। तो बी फर्स्ट पे यहाँ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी सब हो जाएँगे गलत। कह रहा है कि डिस्पाइट कंटेनिंग द लोएस्ट ओवरऑल प्रोटीन परसेंटेज इन ऑल द सीरियल, द प्रोटीन फाउंड इन राइस इज रिलेटिवली रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन। व्हाट इज द स्पेसिफिक बोटेनिकल नेम ऑफ द प्राइमरी राइस प्रोटीन? सीधा-सीधा पूछ रहा है कि बोटेनिकल नेम क्या होता है धान के अंदर जो पाई जाने वाली प्रोटीन है? जीन प्रोटीन मक्का के अंदर पाई जाती है, ग्लूटीन गेहूँ के अंदर पाई जाती है, ओराइजिन धान के अंदर पाई जाती है, हॉर्डिन ज्वार के अंदर पाई जाती है, केसिन प्रोटीन किसके अंदर पाई जाती है? बालों के अंदर और खुर के अंदर पाई जाती है। चेस्ट वेट के बारे में बात करते हैं, और नाखून के अंदर भी पाई जाती है। चेस्ट वेट इज ए क्रिटिकल एग्रोनॉमिक पैरामीटर डिफाइन एज द एग्जैक्ट वेट ऑफ 1000 सीड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सीरियल क्रॉप एंड देयर स्टैंडर्ड टेस्ट वेट इज इनकरेक्टली मैच। कह रहा है कि टेस्ट वेट एक महत्वपूर्ण शस्त्र पैरामीटर है जिसे 1000 बीजों के सटीक वजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। अनाज की फसलों और उनके मानक टेस्ट वेट का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिले? गेहूं का टेस्ट वेट बेटा कितना होता है? ये 42 ग्राम का होता है, यानी कि 1000 सीड गेहूं का लेंगे तो 42 ग्राम निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बारले का 38 से 40 होता है, ये भी बात सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। धान का 25 लिखा है, 24 और 25 के आसपास ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी।
इसके अलावा बात करते हैं पर्ल मिलेट का। पर्ल मिलेट का यहाँ पर बेटा 25 लिखा है, जबकि बाजरा काफ़ी छोटा-छोटा सा होता है। तो पर्ल मिलेट का याद रखना कि इसका 5 से 7 ग्राम केवल होता है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। बाकी बासमती का 21 होता है, ये सही है। अगला क्या है? अगला है एटिमोलॉजिकली द इंग्लिश वर्ड सीरियल रिप्रेजेंटिंग मेजर क्रॉप लाइक व्हीट, राइस, मेज इज derived फ्रॉम द एंसेंट रोमन वर्ड सीरीज। व्हाट डज सीरीज ऑफिशियली ट्रांसलेटेड टू ए रोमन माइथोलॉजी। रोमन माइथोलॉजी में एक देवी हुआ करती थी, जिनको हम अनाज की देवी के रूप में जानते हैं। उन्हीं को सेरेस बोला जाता था, और उन्हीं सेरेस से ये सीरियल बना हुआ है। तो याद रखना, सीरीज को क्या बोला जाता है? गॉडीज ऑफ ग्रेन, यानी कि अनाजों की देवी हुआ करती थी ग्रीस की। आगे बात करते हैं, इन इंडिया बोथ छत्तीसगढ़ and the coastal state of Andhra Pradesh are historically and economically refers to the state rice bowl of India। कह रहा है कि भारत में छत्तीसगढ़ और तटीय जो आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन है, जो कि बंगाल की खाड़ी के आसपास वाले जो रीजन है, वहां पर इनको, उन सभी एरियाज को क्या कहा जाता है? राइस बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है, यानी कि भारत का धान का कटोरा बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। धान की खेती यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। इसके अलावा बात करते हैं क्या है? इसके अलावा कह रहा है कि बोथ दीज स्टेट कंबाइन कंट्रीब्यूट नियरली 90% ऑफ द टोटल राइस प्रोडक्शन, मोनोपोलाइजिंग द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट। ये बात जो कहा जा रहा है बेटा, ये बात एब्सोल्युटली गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 90% ये नहीं करते हैं। हाँ, इस तरीके का स्टेटमेंट आपको किसी किसी बुक में देखने को मिलता है। उसमें ये कहा जाता है कि पूरे एशिया, पूरा जो एशिया है, पूरा एशिया पूरी दुनिया का लगभग 90% चावल का उत्पादन करता है। चावल का उत्पादन ज़्यादातर एशिया में होता है, जिसमें भारत है, चाइना है, इंडोनेशिया है, जापान है, म्यांमार है, इसके अलावा कंबोडिया है, बाली है, इसके अलावा बात करते हैं तो बांग्लादेश है। ऐसे कुछ जो देश हैं, वहाँ पर धान का उत्पादन होता है। बाकी 10% में पूरी दुनिया है। अफ्रीका में भी थोड़ा बहुत धान का उत्पादन होता है। यूरोप में धान का उत्पादन कम होता है। समझ गए यहाँ तक बात? तो ये क्या हो जाएगा? असर्शन तो ट्रू है, लेकिन रीजन फॉल्स हो जाएगा। असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स, तो क्या हो जाएगा? असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डिफाइनिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडर्न एग्रीकल्चरल फ्रेमवर्क ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। कह रहा है कि आधुनिक कृषि ढांचे, सटीक कृषि यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है करेक्ट कौन सा है। कह रहा है कि इट इज ए हाईली स्पेशलाइज्ड फार्मिंग अप्रोच स्ट्रिक्टली कंसर्न्ड विथ मेंटेनिंग वेरिएबिलिटी ओनली इन द स्पेस डायमेंशन ऑफ द फील्ड। कह रहा है कि इसमें जो भी हाईटेक चीजें करी जाती हैं, विशिष्ट तरीके के कृषि दृष्टिकोण इसके अंदर अपनाया जाता है, वो केवल स्पेस डायमेंशन को ध्यान में रखते हुए अपनाया जाता है। ये बात जो कही जा रही है बेटा गलत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल रेट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, बाकी और भी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है खेती करते समय। तो इस वजह से अगर हम इसमें कहें कि केवल स्पेस को ध्यान में रखते हैं, यानी कि एक से पौधे से दूसरे पौधे की दूरी कितनी है, लाइन टू लाइन दूरी कितनी है, केवल इसी का ध्यान रखते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगला क्या है? द कोर टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर वाज सिस्टमैटिकली इनिशिएटेड इन द यूएस इन 1980s। कह रहा है कि सटीक कृषि मुख्य तकनीकी अवधारणा व्यवस्थित रूप से 1980 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू करी गई थी। तो ये जो हर चीज में टेक्नोलॉजी घुसाने वाला जो चुल्ल मची होती है, ज़्यादातर अमेरिका को मची होती है। तो अमेरिका में 1980 में इसने प्रिसीजन एग्रीकल्चर नामक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक तो स्पेस डायमेंशन का तो काम किया ही जाता है, इसके अलावा हर चीज को मेजर करने के लिए सेंसर होता है। जैसे मिट्टी का टेम्परेचर कितना है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, हवा कितनी है, इरिगेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं सेंसर की मदद से। कुछ देखना नहीं है, जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी सेंसर बताएगा और काम होता जाएगा। इस तरीके से कुछ होता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन का सीधा सीधा मतलब क्या होता है? प्रिसीजन का मतलब होता है बेटा सटीक कृषि। यानी कि अगर हमको दिख रहा है कि कोई एक पौधा डैमेज हो रहा है, किसी एक पौधे पर इंसेक्ट का आक्रमण हो रहा है, तो केवल उसी पौधे पर हम इंसेक्टिसाइड डालेंगे, दूसरे पौधे पर नहीं डालेंगे। बाकी इस समय पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है और हाईली मैकेनाइजेशन जो हो रहा है खेती में, इसकी वजह से जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, इसका धीरे धीरे अब जो चलन है वो बढ़ता जाएगा।
भारत में आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग वही लेगर्ड वाले होते हैं ना, बिल्कुल लास्ट में अडॉप्ट करते हैं जो पूरी दुनिया कर लेती है। तो थोड़ा-सा भारत में आएगा लेकिन धीरे-धीरे आते-आते आएगा। फिलहाल अभी भारत में उतना ज़्यादा फ़ेमस नहीं है लेकिन किताबों में मिलना शुरू हो गया है, एग्ज़ाम में पूछना शुरू हो गया है तो हमको पढ़ते रहना है। तो इस हिसाब से हम अगर देखेंगे तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है, हमको करेक्ट ही खोजना था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा कि बेस्ड ऑन ग्लोबल एग्रीकल्चरल मैकिंग व्हाट इज़ द एग्जैक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 3 सीरियल इन द टर्म ऑफ टोटल कल्टीवेटेड एरिया। पूरी दुनिया में अगर हम अनाजों की बात करते हैं तो कल्टीवेटेड एरिया के आधार पर सबसे ज़्यादा उत्पादित करे जाने वाली कौन-कौन सी फसलें हैं? इसको बहुत ध्यान से रखना। बहुत बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मक्का उगाया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उगाया जाएगा वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा बेटा उगाया जाता है गेहूँ और गेहूँ की अगर हम बारे में बात करें तो गेहूँ के जस्ट बाद क्या उगाया जाता है? राइस बिल्कुल नहीं उगाया जाएगा, मेज़ उगाया जाएगा और फिर उसके बाद राइस उगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब इसको समझना क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा जो गेहूँ की फसल होती है, गेहूँ की फसल अधिकतर ठंडी में उगाई जाती है और इसको ठंडी सहन करने की गेहूँ की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। तो यूरोप में भी ठंडी होती है, तो यूरोप में भी इसकी खेती होती है। अमेरिका में भी खेती होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी खेती होती है, भारत में भी खेती होती है, मतलब एशिया में भी होती है। मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, सब में लगभग-लगभग आपको गेहूँ की खेती देखते हुए मिल जाती है। लेकिन अगर हम मक्का की बात करें, तो मक्का की भी खेती लगभग-लगभग हर जगह पर आपको देखने को मिलती है। बाकी भारत वाले थोड़ा-सा गेहूँ चावल ज़्यादा खाते हैं, मक्का थोड़ा कम प्रेफ़र करते हैं, तो इसकी भी खेती होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेटा धान की, तो धान यूरोप में हम कर नहीं सकते क्योंकि इसको करने के लिए हमको ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए और उसके अलावा ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी कि टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो। तो टेम्परेचर भी ज़्यादा और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा यूरोप में ऐसा देखने को मिलता नहीं है। वहाँ पर तो टेम्परेचर कम होता है और ह्यूमिडिटी भी कम होती है, मतलब बिल्कुल सूखी ठंडी जिसको कहते हैं, उस तरीके की पड़ती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताया था कि 90% जो धान का उत्पादन होता है वो एशिया में ही होता है। तो इस वजह से थोड़ा-सा दिमाग लगाते तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते। देखो जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो एग्ज़ाम में आप एक चीज़ को ध्यान में रखना, कि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको तो आपको रटना पड़ेगा। बाकी बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेगी कि अगर केवल क्वेश्चन को आप प्रॉपर पूरा पढ़ोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे और ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो आप राइट आंसर तक पहुँच जाओगे। वरना अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि कौन सी बुक पढ़ लें और सब फँस जाए, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो ऐसा कर पाए, ना कोई ऐसी बुक बनी है। क्योंकि अब इस समय पर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे अजीब तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो केवल एक ही तरीका है इस नैया को पार करने का कि जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग है उसको थोड़ा-सा मजबूत करो, रीज़निंग लगाया करो और इसके अलावा जितना आपके पास है उसको बार-बार रिवाइज़ करते हुए चला करो। एलिमिनेशन टेक्निक ज़रूर लगाना, इसी से आप लगा पाओगे। और कभी भी एग्ज़ाम में जब जाना तो कभी भी आधा क्वेश्चन और आधे ऑप्शन पढ़ के टिक नहीं लगाना। पक्का बता रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन में से कम 2 से 3 क्वेश्चन गलत करके ही आओगे। तो सबसे पहली बात पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। पहले अंग्रेजी में पढ़ना, अगर अंग्रेजी में ना समझ में आए तब हिंदी में पढ़ना। बहुत बच्चे ये भी गलत करते हैं। वो केवल हिंदी में ही पढ़ते हैं, उनको लगता है कि सही है और केवल हिंदी में पढ़ के सही लगता है, वो गलत करके चले जाते हैं। तो पहले तो अंग्रेजी में पढ़ना, अगर ना समझ में आए तो हिंदी में पढ़ना। और ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि क्वेश्चन चाहे धीरे पढ़ो, चाहे तेज़ पढ़ो, लेकिन एक ही बार में आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए। जैसे आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, तो मैं कोई भी क्वेश्चन अगर दिमाग कहीं इधर-उधर हो जाए, थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि पढ़ाते समय और भी कई चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही होती हैं, तो इस वजह से कई बार मुझे दोबारा पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज़ मैं एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेता हूँ, तो एक ही बार में आपको भी वहाँ समझना है। क्वेश्चन चाहे धीरे पढ़ो, चाहे तेज़ पढ़ो, वो आपकी कैपेबिलिटी पे है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को हमें दोबारा ना पढ़ना पड़े, इस तरीके से समझते हुए चलना है। और बाकी चारों ऑप्शन को बिना पढ़े टिक नहीं लगाना है। नहीं लगाना है तो मतलब नहीं लगाना है। पहले चारों ऑप्शन पढ़ते हुए चलेंगे, फिर लगाएँगे क्योंकि जब चारों पाँचों ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन-सा ऑप्शन सही होगा। नहीं तो फिर वो गलत ही हो जाता है। समझ गए? अगला देखते हैं क्या रहा है। इन एग्रोनॉमी स्पेशल अरेंजमेंट आर क्रिटिकल फॉर यील्ड। व्हाट इज़ द एग्ज़ैक्ट टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन प्लांट ज्योमेट्री एंड क्रॉप ज्योमेट्री? देखो यहाँ पर प्लांट लिखा है और यहाँ पर क्रॉप लिखा है। मैंने आप लोगों को जब एग्रोनॉमी पढ़ाया था, तो एग्रोनॉमी में मैंने बोला था एक चीज़ कि जो क्रॉप होता है ये ढेर सारे पौधों का ऐसा समूह होता है जिनको एक साथ लगाते हैं।
तो क्रॉप ज्योमेट्री है तो सीधे-सीधे बात यहाँ पर क्रॉप की ज्योमेट्री यानी कि वो खेत में किस तरह से लगाए गए हैं, वर्गाकार, आयताकार यानी कि ज़मीन पर उनको कितना एरिया किस हिसाब से मिल रहा है, आयताकार मिल रहा है, त्रिभुजाकार मिल रहा है, हेक्सागोनल मिल रहा है, इसके अलावा रेक्टेंगुलर मिल रहा है, तो उसको क्रॉप ज्योमेट्री बोलते हैं। प्लांट ज्योमेट्री क्या होता है? प्लांट ज्योमेट्री का सीधा तात्पर्य होता है कि जो पौधा है, उसका आकार कैसा है? पौधा शंक्वाकार है, बरगद के जैसा है, किस आकार का है? वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑप्शन देखो ढेर सारे हैं। अब इन ढेर सारे ऑप्शन को हमको पढ़ना पड़ेगा। जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक काम बनेगा नहीं। तो क्या कह रहा है कि प्लांट ज्योमेट्री रिफर्स टू रो टू रो स्पेसिंग, बिल्कुल गलत है। प्लांट ज्योमेट्री में रो टू रो स्पेसिंग नहीं होती, क्रॉप ज्योमेट्री में होती है। इसके अलावा प्लांट ज्योमेट्री रिफर्स टू द फिजिकल शेप ऑफ प्लांट। जो प्लांट ज्योमेट्री होता है, इसमें फिजिकल शेप ऑफ प्लांट देखा जाता है, ये बिल्कुल सही है। While crop geometry refers to the shape of the land space occupied by the individual plant। जो क्रॉप होता है ये क्या क्रॉप ज्योमेट्री क्या बता रहा होता है कि इंडिविजुअली एक एक जो पौधा है उसको जमीन पर कितना स्पेस किस तरीके से अलॉट हुआ है। तो ये बात जो कही जा रही है बेटा सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्योंकि बेटा यहाँ पर मैंने एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगाई है, इसीलिए अगला हम ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि डेफिनेशन क्या है और उस डेफिनेशन में हमको ये सभी चीज़ें यहाँ पर दिख गई, तो अगले में दिखेंगी नहीं। समझ पा रहे हो? तो अगर हमको कोई ऐसी चीज़ मिल रही है जिसमें एलिमिनेशन नहीं लगाना है, तो कोई पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को तो पूरा ही पढ़ना है। समझ पा रहे हो? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल जियोग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट आर शेयर्ड विथ एग्जैक्टली हाउ मेनी इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब भारत में इस समय पर जो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री है वो कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी से टच करती है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो याद रखना कि वर्तमान समय पर टोटल 8 स्टेट और इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली है, वहाँ से उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है। 8 कौन-कौन से हैं? उत्तराखंड उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इसके अलावा झारखंड है और क्या है बिहार है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं यहाँ पर क्या है। नेता लिखा गया है और यहाँ पर क्या है, विद्रोह का सेंटर लिखा गया है। बेगम हजरत महल ने 1857 में जब क्रांति हुई थी तो उसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से थे। इसके अलावा खान बहादुर खान, तो खान बहादुर खान बेटा बरेली के थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी। एक इस पे जाएगा, सेकंड पर जा रहा है, ए सेकंड पर यहाँ जा रहा है और इस पे जा रहा है, बाकी ये हो गए गलत। बी किस पे जा रहा है? बी जा रहा है फर्स्ट पे, तो बी फर्स्ट पे यहाँ जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है? इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स व्हिच फंक्शन की इज एग्जैक्टली एक्सक्लूसिवली एंड यूनिवर्सली यूज इन एमएस एक्सेल एंड वर्ड टू इंस्टेंटली ओपन एंड सेव द डायलॉग बॉक्स। यानी कि अगर हमको सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करना है तो कौन सा फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना इसके लिए बेटा F12 फंक्शन की जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसको करेंगे तो क्या खुल जाएगा? सेव एज खुल जाता है। क्या खुलता है? सेव एज खुल जाता है। किसमें खुलेगा? एमएस एक्सेल खुला हुआ है या एमएस वर्ड खुला हुआ है, तब ये काम करेगा। इसके अलावा F2 के लिए क्या होता है? F2 दबाएंगे तो एडिट ऑप्शन खुलता है। F1 हेल्प के लिए खुलता है। F5 की अगर हम बात करते हैं तो गो टू के लिए खुलता है। किसके लिए? गो टू के लिए। F7 जो होता है ये क्या करता है बेटा? ये स्पेलिंग चेक करने के लिए खुलता है। इसके अलावा बात करते हैं F11 जो होता है वो क्या करता है? एक चार्ट बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, बाकी इसको अगर आप कोई नई की असाइन करना चाहते हो तो आप उसको भी असाइन कर सकते हो। अगला क्या है? कह रहा है कि इन ए वेजिटेरियन डाइट सीरियल क्रॉप लाइक व्हीट एंड राइस एंड पल्सेस लेग्यूम आर ऑफ्टन कंज्यूम टुगेदर टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटीन न्यूट्रिशन। कह रहा है कि एक शाकाहारी आहार में व्यापक और प्रोटीन पोषण सुनिश्चित करने के लिए अक्सर अनाज की फसलों जैसे कि गेहूं, चावल और दालों को एक साथ खाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमको सभी चीज़ चाहिए, सभी प्रोटीन चाहिए, तो हमको अनाज के साथ-साथ दाल खानी चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। क्यों? क्योंकि एक के अंदर मेथिओनिन नहीं पाया जाएगा, एक के अंदर लाइसिन नहीं पाया जाएगा, तो दोनों के लिए हमको दोनों को मिला के खाना होता है। समझ गए? तो दाल-चावल एक साथ मिला के खाएँगे, पहला बात बिल्कुल सही है।
पल्सेस जो होता है एक्सीलेंट सोर्स होता है लाइसिन का, और जबकि मेथिओनिन का सोर्स जो होता है वो सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स के अंदर मेथिओनिन कम पाया जाता है, और जो अनाज होते हैं उनके अंदर लाइसिन कम पाया जाता है। दोनों को मिलाएँगे तो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। एक की कमी दूसरे से पूरी हो जाती है। तो दाल-भात मिला के खा लो और दाल-भात मिला के खाओ और सो जाओ। दाल-भात चोखा। इलाहाबाद वाले बच्चे खाते हैं, दोपहर को सोते हैं। 72 क्या है, तो 72 में पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही हैं, और जो रीज़न है ये असर्शन को कायदे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि द हिस्टोरिक चकबंदी योजना लैंड कंसोलिडेशन स्कीम इनिशिएटेड टू प्रिवेंट द सीवियर फ्रेगमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी वाज ऑफिशियली लॉन्च इन उत्तर प्रदेश इन व्हिच ईयर। कह रहा है कि चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब लॉन्च हुई थी। तो याद रखना कि चकबंदी योजना जो है ये 1954 में लॉन्च करी गई थी। अगला देखते हैं। कह रहा है कि इन साइटोजेनेटिक्स एंड क्रॉप बॉटनी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंस इन जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सीरियल क्रॉप एंड देयर डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज इनकरेक्टली मैच। कह रहा है कि कोशिका आनुवांशिकी और फसल वनस्पति में फसल वनस्पति विज्ञान में गुणसूत्रों की संख्या पौधों के आनुवांशिक संरचना को परिभाषित करती है। अनाज की फसलों और उनके द्विगुणित गुणसूत्र संख्या का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से सुमेलित है, ये हमको बताना है। जैसे गेहूँ के अंदर 2n बराबर कितने होते हैं? 42 गुणसूत्र होते हैं, बिल्कुल सही है। धान में 24 होते हैं। इसके अलावा बेटा जो ज्वार है, ज्वार के अंदर कितने होते हैं? 14 बोल रहा है। तो ज्वार के अंदर बेटा 14 नहीं होते हैं, ज्वार के अंदर 20 होते हैं। मक्का के अंदर 20 बोल रहा है, तो मक्का के अंदर 20 होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा बारले के अंदर 14 पाए जाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। हमको गलत खोजना था, गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है। कह रहा है कि इन एग्रोनॉमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाइटल क्रॉप इज पॉपुलरली रिकॉग्नाइज्ड एज द थॉर्नी ऑयल सीड क्रॉप बिकॉज इट्स स्पाइक लीव्स एंड कंटेन द एस्टिमेटेड 32% हाई क्वालिटी एडिबल ऑयल। कह रहा है कि सस्य विज्ञान में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण फसल को अपनी कांटेदार पत्तियों के कारण लोकप्रिय रूप से कांटेदार तिलहन फसल के रूप में मान्यता प्राप्त है, और जिसमें अनुमानित 32% उच्च गुणवत्ता वाला खाद्य तेल होता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है बेटा। ये किसके अंदर होता है? 32% एडिबल ऑयल किसके अंदर पाया जाता है? और इसको थॉर्नी ऑयल सीड क्रॉप बोला जाता है। तो ये सभी चीजें जो हैं ये ओवरऑल सनफ्लावर के लिए बोली जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। According to the drainage system of Uttar Pradesh, the Ganga River enter the state through which district and leave? कहाँ से घुसती है और कहाँ से जाती है? तो मैंने बताया था बा से घुसेगी और बा से जाएगी। बलिया टू बिजनौर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। According to the soil science, what is the slope percentage of an area? Define a flat और almost flat. Flat या almost flat जो होगा, जहाँ का जो स्लोप परसेंट है जो 0 से 2% तक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑलमोस्ट फ्लैट बोलते हैं, यानी कि समतल जमीन है। कह रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर द राउंड रोबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम द सीपीयू इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ए फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम। व्हाट इज दिस फिक्स टाइम पीरियड? कह रहा है कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के तहत सीपीयू को एक निश्चित समय के लिए किसी प्रक्रिया को दिया जाता है। इस निश्चित समय अवधि को क्या कहा जाता है? ये चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो याद रखना, इस निश्चित अवधि को बोलते हैं बेटा टाइम स्लाइस या फिर टाइम क्वांटम इसको कहा जाता है। कह रहा है कि इन द लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैविंग ए जियोग्राफिकल इंडक्शन GI tag, the Ratol mango is famous for its unique aroma and taste. It is primarily cultivated in which district of उत्तर प्रदेश? कह रहा है कि भौगोलिक संकेतक प्राप्त कृषि उत्पादों की सूची में अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध रतौल आम उत्तर प्रदेश के किस जिले का उत्पाद है? तो रतौल आम आपको याद रखना है बेटा, ये कहाँ का है? ये बागपत का उत्पादन होता है। रतौल आम कहाँ का है? ये बागपत का है। मलिहाबाद लखनऊ का है।
According to the agronomy, which type of fodder crop are considered the most suitable for making silage for animal feed? कह रहा है कि सस्य विज्ञान के अनुसार पशुओं के लिए साइलेज बनाने के लिए किस प्रकार के चारे का सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है? बोले तो साइलेज बनाना है तो कौन सा फसल बढ़िया होगा? पतली और रसीली पत्तियों वाली, टाइनी एंड जूसी लीफ, इसके अलावा थिक। अब देखो इसमें हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एलिमिनेशन लगाना है यहाँ पे। थिक स्टीम्ड फॉडर क्रॉप, लेग्यूमिनस क्रॉप, थॉर्नी श्रब क्रॉप, ड्राई और फुली मैच्योर क्रॉप। ड्राई और फुली मैच्योर क्रॉप से कैसे बना पाएंगे? कटीले कांटेदार झाड़ियों से भी नहीं बना पाएंगे, दलहनी फसल से साइलेज बनता नहीं है। इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। मोटी टहनी वाली चारे की फसलें और पतली रसीली पत्तियों से। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा वो राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर पतली और रसीली पत्तियां होंगी बेटा और इसको हम दबाएंगे तो पतली और रसीली पत्तियां अगर दबाई जाती हैं तो वो बिल्कुल कैसे हो जाएंगी? वो उनकी लुगदी लुगदी बन जाएगी, वो साग जैसी हो जाएंगी। जैसे जो हम साग पकाते हैं वो लुगदी लुगदी हो जाता है, उस तरीके से हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। थोड़ी सी मोटी टहनियाँ हों उसकी, जैसे कि अगर हम बात करें ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, इस तरीके की जो फसलें होती हैं उनका हम साइलेज बना लेते हैं। समझ गए यहाँ तक बात? अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन ऑर्गेनिक फार्मिंग व्हाट इज द रिकमेंडेड स्टैंडर्ड साइज, लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ ए ब्रेक टैंक कंस्ट्रक्टेड अंडर द NADEP कंपोस्ट मेथड? कह रहा है जो नाडेप कंपोस्ट मेथड होता है उसके अंदर जो कंपोस्ट का पिट बनाया जाता है वो कितने कितने डायमेंशन का होता है, फीट में आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि इसमें बेटा एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगेगी। तो याद रखना इसमें 10 गुणे 5 गुणे 3 फीट का होना चाहिए, यानी कि 3 फीट गहरा होना चाहिए, 5 फीट चौड़ा होना चाहिए और 10 फीट लंबाई इसकी होनी चाहिए। अगला क्या है? अकॉर्डिंग टू द ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ऑफ उत्तर प्रदेश, द 165 किलोमीटर लॉन्ग यमुना एक्सप्रेसवे डायरेक्टली कनेक्टेड विथ टू मेजर सिटीज। कह रहा है कि 165 किलोमीटर लंबा जो यमुना एक्सप्रेसवे है ये दो इंपॉर्टेंट सिटीज को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है बेटा? ये नोएडा और आगरा को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स द ब्रेक इवन पॉइंट डिनोट्स द लेवल ऑफ प्रोडक्शन वेयर। कह रहा है कि कृषि अर्थशास्त्र में ब्रेक इवन पॉइंट उत्पादन के उस स्तर को दर्शाता है जहां पर टोटल कॉस्ट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ग्रॉस रिटर्न। बिल्कुल गलत, क्योंकि बेटा ब्रेक इवन पॉइंट है तो यहाँ पर दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे दोनों चीजें ग्रॉस रिटर्न एग्जैक्टली इक्वल टू टोटल कॉस्ट, यानी कि हमने जितना लगाया हमने केवल उतना ही प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या है? अगला बोलते हैं, क्या कह रहा है कि इन पेस्ट मैनेजमेंट व्हाट इज द रिकमेंडेड डोजेज पर हेक्टेयर फॉर स्प्रेइंग NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस हैज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल अगेंस्ट फोलियज डिस्ट्रॉइंग कैटरपिलर। कह रहा है कि कीट प्रबंधन में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाली सूड़ी के जैविक नियंत्रण के लिए NPV का छिड़काव प्रति हेक्टेयर कितनी मात्रा में करने की अनुशंसा की जाती है? तो NPV को अगर हमको रिकमेंड रोकना है तो उसके लिए कितना किया जाता है? इसके लिए बेटा 100 लीटर पर हेक्टेयर के दर से इसका उपयोग किया जाता है। सॉरी 100 नहीं किया जाता है, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। 100 नहीं है, 200 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ उत्तर प्रदेश व्हिच ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1887 was historically refers to the ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट को किसको कहते हैं बेटा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को कहते हैं। इसको तो बच्चा बच्चा जानता होगा। अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमी द शॉर्ट ड्यूरेशन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ पैडी नेम्ड ADT48 grown in Tamil Nadu and sorghum southern region take approximately how many days to mature। कह रहा है कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन की धान की वैरायटी है जिसको तमिलनाडु और साउदर्न रीजन में ग्रो किया जाता है, नाम क्या है? ADT48। ये कितने देर में मैच्योर हो जाती है? तो याद रखना ये 95 से लेकर 100 दिन के अंदर ये मैच्योर हो जाती है। कह रहा है कि इन फ्लोरिकल्चर द कॉमर्शियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ झरबेरा प्लांट इज प्राइमरली डन थ्रू व्हिच प्रोपोगेशन मेथड। कह रहा है कि उद्यान विज्ञान और पुष्प उत्पादन में झरबेरा के पौधों का व्यावसायिक प्रवर्धन मुख्य रूप से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो याद रखना बेटा कि इसको जो झरबेरा होता है इसका व्यावसायिक जो प्रवर्धन होता है वो इसके डिवीजर और इसके अलावा जो सकर्स होते हैं उनकी मदद से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
अंडर एनिमल न्यूट्रिशन व्हाट इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल परसेंटेज ऑफ टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड कंसंट्रेट मिक्सचर प्रोवाइड टू लाइव स्टॉक। कह रहा है कि पशु पोषण के अंतर्गत दिए जाने वाले सांद्र मिश्रण में कुल पचाने योग्य पोषक तत्व की मात्रा आमतौर पर कितनी होनी चाहिए। जो टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट है वो कितना होना चाहिए। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट कम से कम 70% तो होना ही चाहिए, क्योंकि कंसंट्रेट मिक्सचर है, अनाज नहीं है, मतलब चारा नहीं है। चारे के अंदर अगर 20% भी होगा तो काम चल जाएगा। अगला क्या है, इन द मिनरल सोर्स ऑफ उत्तर प्रदेश विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ सिलिका लैंड ग्रास लैंड हाईली एसेंशियल फॉर द ग्लास इंडस्ट्री। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधनों पर कच्चे कांच उद्योग के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण जो सिलिका सैंड होती है, जो सफेद सफेद वाली बालू होती है, उसका सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है। तो याद रखना कि जो प्रयागराज है ना, प्रयागराज में नदी के किनारे वाला जो एरिया है, वहां पर की जो वहां की जो बालू है, वहां की जो सैंड होती है, उसके अंदर सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, और इसी सिलिका को पिघलाकर फिर कांच बनाया जाता है। समझिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि इन एग्रीकल्चर सर्विंग व्हाट आर द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द metric chain used for distance management in which brass ring are attached at every 1 मीटर। कृषि सर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली मैट्रिक जो जरीब होती है, जब हम जरीब की बात करते हैं बेटा, तो उसमें छोटी छोटी सी कड़ियां होती हैं। लेकिन जैसे मान लो अगर 100 कड़ी का है, वो मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि मान लेते हैं वो 100 कड़ी का है, तो अगर हमको उसको काउंट करना है कि कितनी कड़ी तक पहुंचे हैं, तो हमको हर बार काउंट करना पड़ेगा एक से लेके वहां तक। तो हम ऐसा ना करना पड़े, इसलिए उसके अंदर बीच बीच में क्या किया जाता है, बीच बीच में 1-1 मीटर के अंतर पर वहां पर एक टैग नुमा चीज लगाई गई रहती है। उस टैग में लिखा होता है कि पीछे कितने मीटर हम चले आए, तो उस मीटर को हम पता कर लेते हैं कि ये कितनी कड़ी है। तो इससे हमें काउंट नहीं करना पड़ता है पूरा, पीछे जाएंगे और पीछे हमको कोई एक मिल जाएगा, उस पत्ते पे लिखा होगा कि पीछे इतनी कड़ियां हैं, देख लेते हैं कितना मीटर है तो कितनी कड़ियां होंगी, और आगे वाली कड़ी काउंट कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये कहाँ-कहाँ पर लगा होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है बेटा। ये चीज़ 20 से 30 मीटर की होती है, समझ गए? यानी कि इसकी लंबाई कितनी होती है, प्रत्येक मीटर पीतल के छल्ले जो लगे होते हैं वो कितने मीटर के होते हैं, तो 20 से 30 मीटर के होते हैं, जहाँ पर हर 1 मीटर में टैग लगा होता है। मैंने आप लोगों को बताया था ना, कल या परसों वाला जो मॉक टेस्ट था, मैंने उसमें बताया था कि वो छल्ले लगे कहाँ-कहाँ पर होते हैं। तो वो छल्ले बेटा हर 1 मीटर पे लगे होते हैं, लेकिन वो पूरी जरीब की लंबाई कितनी होती है? जलेबी की लंबाई 100 फीट के आसपास होती है, तो 20 से 30 मीटर के आसपास ये टोटल होती है। समझ गए? आगे बात करते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश द ट्रेडिशनल धोबिया डांस इज परफॉर्म बाय व्हिच कम्युनिटी इन द पूर्वांचल रीजन ऑफ ऑस्पिशियस ओकेजन लाइक मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति के संदर्भ में बिहार विवाह और संतान जन्म के शुभ अवसर पर पूर्वांचल क्षेत्र में एक धोबिया नृत्य होता है। तो धोबिया नृत्य किस समुदाय द्वारा किया जाता है? अहीर के द्वारा, धोबी के द्वारा, कुम्हार के द्वारा, राजपूत के द्वारा या कहार के द्वारा? तो याद रखना है कि धोबी जो समुदाय है वही धोबिया नृत्य करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्प्रूव्ड शुगर कैन वेराइटी COS 88-230। सस्य विज्ञान के अनुसार गन्ने की उन्नत किस्म COS 88-230 दो प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। अब इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। एक एक करके एलिमिनेट करेंगे। इट इज रेजिस्टेंट टू फ्रॉस्ट, ये क्या कह रहा है? ये फ्रॉस्ट के प्रति रेजिस्टेंट होता है। ये बात एंड मैच्योर अर्ली, ये बात बिल्कुल गलत है। फ्रॉस्ट और इसके अलावा अर्ली मैच्योरिटी से इसका कोई संबंध नहीं होता है। सुटेबल फॉर ओनली ऑटमन, ऑटमन के लिए है नहीं, शरद ऋतु में क्योंकि होती नहीं है। इसके अलावा इट इज सुटेबल फॉर रेड रॉट, ससेप्टेबल रेड रॉट, तो यहाँ पर उन्नत किस्म है तो ससेप्टेबल की बात ही नहीं होगी। तो फिर इसके बाद देखते हैं, इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू स्मट डिजीज, यानी कि स्मट डिजीज जो लगती है गन्ने के अंदर, उसके प्रति ये रेजिस्टेंट होता है। और इसके अलावा प्रोवाइड एक्सीलेंट रटोनिंग, रटोनिंग क्वालिटी भी इसकी बहुत बढ़िया होती है। तो ये बात तो यहाँ तक हमको अभी तक सही लग रही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है। लेकिन अगला वर्ड देखते हैं, इट कैन विथस्टैंड सीवियर वाटर लॉगिंग, बिल्कुल गलत है। ये वाटर लॉगिंग कंडीशन को सही नहीं सकता है। तो कुल मिला के ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये कठिन सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि लैंड लेवलिंग ऑपरेशन व्हिच मैथमेटिकल फार्मूला इज स्ट्रिक्टली यूज्ड टू परफॉर्म द arithmetic check
इन द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एच आई बोले तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अर्थमेटिक चेक किया जाता है, यानी कि अगर हमको भूमि को समतल करना है तो उसके सर्वेक्षण कार्य के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्रणाली के तहत गणितीय शुद्धता को जांचने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है? सिग्मा बी एस प्लस सिग्मा एफ एस इक्वल्स टू फाइनल आर एल प्लस लास्ट आर एल। इस चीज को आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। यहाँ पर आपको जो बेटा एच आई लिखा हुआ दिख रहा है, एच आई का क्या मतलब होता है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अलावा यहाँ पर जो सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा का क्या मतलब होता है? सिग्मा का मतलब होता है समेसन, यानी कि जोड़ना। जैसे अगर टेबल है तो उसको प्रॉपर जोड़ेंगे, कहीं पर ऊंचाई कुछ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, इस तरीके से लिखते हैं तो सिग्मा होता है। आप लोगों ने थोड़ा सा अगर स्टेटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो वहां पर आपको सिग्मा से पाला जरूर पड़ा होगा। तो इसमें बेटा एलिमिनेशन टेक्निक हम लगाएंगे नहीं, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस इक्वल्स टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, ये इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें आर एल का मतलब क्या होता है? रिड्यूस्ड लेवल होता है। क्या होता है? रिड्यूस्ड लेवल, यानी कि पहले कितना था, लास्ट में कितना था और स्टार्टिंग में कितना था। तो लास्ट वाला के कम होगा और फर्स्ट लास्ट वाला ज़्यादा होगा, फर्स्ट वाला कम होगा, तो हमने उसको क्या कर दिया? माइनस करके हम निकालते हैं। तो बी एस और एफ एस, इसको इस तरीके से करके इस चीज़ को निकाला जाता है। बी एस का क्या मतलब होता है? बैक साइड होता है, और एफ एस का मतलब होता है फॉर साइड होता है, बैक साइड फॉर साइड। इस चीज़ को आपको कायदे से याद कर लेना है। बाकी इसका प्रॉपर तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है मैंने आप लोगों को एग्रोनॉमी में करवा रखा है, तो वहाँ से आप देख लेना। अगला क्या है? इन द लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तर प्रदेश, वेयर इज द सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है बेटा? इज्जत नगर बरेली में है। कहाँ पर है? इज्जत नगर जो बरेली में पड़ता है, वहां पर आपको ये एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि इन रेनफेड एग्रीकल्चर, जिसको ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, when seed germination is uneven due to accurate moisture severity, a practice called thinning is executed. What is the main objective? कह रहा है कि हम ड्राई लैंड फार्मिंग अगर कर रहे होते हैं तो वहां पर अगर नमी कम होती है तो नमी कम होने की वजह से अंकुरण असमान हो जाता है। जहां पर नमी ठीक होगी तहां तो अंकुरण जल्दी हो जाएगा, जहां पर नमी नहीं होगी वहां पर या तो अंकुरण नहीं होगा या तो होगा तो बहुत देर से होगा। तो इस चीज से बचने के लिए थिनिंग करी जाती है। तो थिनिंग का मेन काम क्या होता है? थिनिंग का मेन काम ओनली अप्रूव टू अप्रूव ओनली वीड को अप्रूव करने को तो रोगिंग कहा जाता है, थिनिंग का कोई संबंध ही नहीं होता। इसके अलावा रिमूव एक्स्ट्रा एंड वीक सीडलिंग ऑफ द रिमेनिंग प्लांट एट एडिक्वेट मॉइस्चर, यानी कि जब पौधा थोड़ा सा जर्मिनेट हो जाता है तो पता चल जाता है कि कौन कौन से पौधे बढ़िया हैं जो आगे चलकर हमें अच्छी फसल दे सकते हैं, और कौन कौन से जो हैं वो सीडलिंग के समय ही डैमेज हो चुके हैं, इनसे आगे हमको अच्छी फसल मिलने की संभावना नहीं है। तो इसको हम करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? थिनिंग कहा जाता है। ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन देख लेते हैं, टू स्प्रे पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का कोई संबंध नहीं होता थिनिंग से। ऑर्गेनिक मैन्योर का भी संबंध नहीं होता है, हार्वेस्ट का भी कोई संबंध नहीं होता है। तो केवल केवल ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है कि अंडर इन्वायरमेंटल कंस्ट्रक्शन कंजर्वेशन which wetland area of Uttar Pradesh was officially de, uh, declared as the state's first रामसर साइट? कह रहा है कि 2005 में उत्तर प्रदेश का पहला रामसर साइट कौन सा था? इस चीज को आपको बताना है। तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश का जो पहला रामसर साइट था वो कौन सा था बेटा? वो अपर गंगा रिवर जो है, जो कहाँ पर है? ब्रज घाट टू नरोरा, ब्रज घाट जो नरोरा है उसको बनाया गया था, पहला रामसर साइट बनाया गया था उत्तर प्रदेश का 2005 में। अगला क्या है? इन द क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ कॉटन व्हिच स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट इज प्राइमरली यूज्ड टू एक्यूरेटली मेजर्स द फाइबर स्ट्रेंथ टेनेसिटी ऑफ द कॉटन थ्रेड? कह रहा है कि कपास की गुणवत्ता के परीक्षण में रेशे की मजबूती को मापने के लिए मुख्य रूप से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना बेटा, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इसमें स्टेलोमीटर जो होता है, स्टेलोमीटर से हम फाइबर की स्ट्रेंथ को मेजर करने में इस्तेमाल करते हैं। इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, व्हाट इज द एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी? क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो बेटा फॉर्मूला होता है, याद रखना, ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया
अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया, नेट कल्टीवेटेड एरिया ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो इसी पे टिक लगाएंगे, आगे बढ़ लेंगे। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक डाटा ऑफ द 2011 सेंसस एग्जैक्टली व्हाट परसेंटेज वाज रिकॉर्डेड एज द डिकेडियल ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। यानी कि जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई थी, यानी कि 10 साल में जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही थी, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो याद रखना कि 20.23% ये डिकेडियल यानी कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि हमको देखने को मिल रही थी 20.23%। यानी कि अगर किसी जगह की जनसंख्या आज 100 है, तो आने वाले अगले 10 साल में वहां की जनसंख्या 120 हो जाएगी। इस तरीके की बात कही गई थी। अगला है 100वां और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। इन ऑर्डर टू सिस्टमेटिकली प्रमोट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टूरिज्म इन द स्टेट इन व्हिच ईयर डिड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर इट्स फर्स्ट इको टूरिज्म पॉलिसी। यानी कि इको टूरिज्म पॉलिसी उत्तर प्रदेश में सबसे पहली बार किस वर्ष घोषित की गई थी, ये चीज आपको बतानी है। तो ये चीज हुई थी बेटा 2014 में करी गई थी। उस समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी से श्री अखिलेश यादव हुआ करते थे। समझ गए। इसके बाद में इसको रिवाइज किया गया था। 2022 में इसको क्या किया गया था, जब श्री योगी आदित्यनाथ जी आए तब इन्होंने इसको क्या किया, रिवाइज किया था। और रिवाइज करके इसके अंदर कुछ और नई चीजें इसके अंदर जोड़ी गई थी। समझ गए यहाँ तक बात। तो हमारा 100 का 100 जो क्वेश्चन है खत्म हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा बेटा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, क्योंकि मैं आपके सुझावों को पढ़ता हूँ, उसको लागू करने का प्रयास करता हूँ। बाकी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप उसको भी बेझिझक पूछ सकते हो। मैं हर सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ। इसके अलावा अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स या फिर अगर मॉक टेस्ट परचेज करना चाहते हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से या फिर मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो प्राप्त कर सकते हो। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।